वैसे आज क्लास का विषय तो रहेगा अपना क्या, इंटरनेट के अनुप्रयोग। और ये पूरा पढ़ेंगे अपन क्लास में, लेकिन इससे पहले कर लेते हैं क्या, रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब ये हो गया कुल मिलाकर कि पैसे के ऑनलाइन लेन देन के बारे में जो आपको नॉलेज होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए आप। मिनिमम जो नॉलेज है वो इस पार्ट में, इस यूनिट में हमने पढ़ा था। और डिजिटली पेमेंट कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर पे हमने बात की थी ऑनलाइन बैंकिंग। जो भौतिक रूप से आप बैंक में जाके जो कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाई है वो आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। सारी कहानी पेमेंट है वो ट्रांसफर करना है, चाहे भुगतान करना है, कहीं सारी कहानियां। सबसे पहले हमने बात की थी इसके लाभ की। तो लाभ में क्या क्या पॉइंट थे बोलो। समय और पैसे की क्या होती है इसमें, बचत होती है। और क्या फायदा हो सकता है, ज्यादा सुरक्षित। क्या है ये, ज्यादा सुरक्षित। ज्यादा सुरक्षित है क्या बोलो। जैसे साइबर फ्रॉड वगैरह है वो उसमें ऑनलाइन के कारण ही समस्या आती है। तो कुछ जैसे हानि की बात करेंगे तो उसमें आ जाता है, लेकिन फिर भी इसको सुरक्षित माना जा सकता है। और क्या है बोलो, और क्या चीजें हो सकती है जो इसमें आएगी लाभ में। 24x7, क्या था, 24x7 मतलब समझ गए ना, दिन में 24 घंटे, सातों दिन, यानी कभी छुट्टी वगैरह का लफड़ा नहीं है कि आज संडे है तो आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ऐसा लफड़ा नहीं। और क्या था बोलो। हाँ, ज्यादा शीघ्र, शीघ्र है, समय बहुत कम लगता है। ऐसे नहीं कि बैंक में गए लंच हो रहा है अभी वो लफड़ा नहीं है, इसमें लंच नहीं होता है। ये चीज। हाँ, बिल वगैरह भर सकते हैं, सारे काम आज हो जाएंगे। तो लगभग लगभग सारी चीजें जो इसमें आ जाएगी इसके लाभ में। फिर सेवाएं हैं, तो सेवाएं क्या है, अकाउंट खोल सकते हैं, नया अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन भी, है ना। और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, वो उसमें आ जाएगा लाभ में। प्रक्रिया क्या होती है ऑनलाइन की, तो इसमें आपको जो क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, मोबाइल नंबर वगैरह, आधार, अपने आप को जो वेरीफाई करना पड़ता है, केवाईसी करवानी पड़ती है। उसके बाद आप इसके ग्राहक हो जाते हैं। एक जनधन खाते के बारे में इसमें थोड़ी सी डिटेल दे रखी थी। 2014 गवर्नमेंट ने ये योजना कब शुरू की थी, और जीरो बैलेंस पर, कितने बैलेंस पर बोलो, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की सुविधा दी थी गवर्नमेंट ने। ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफी बढ़िया था ये। और इसमें जो बीमा वगैरह के बारे में बात की थी, 5,000 तो ओवरड्राफ्ट है, कितने हजार, 5,000 तो ओवरड्राफ्ट। और बीमा कितने रुपए का, जीवन कवर देता है 30,000 का। और 1,20,000 का क्या देता है। हाँ, ऐसा तो हम ध्यान रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने जनधन अकाउंट खुलवा रखा है तो प्रीमियम नहीं लगता है, और गवर्नमेंट जो क्या करके देती है, उसका बीमा करके देती है। ये भी फायदा था इसका, ऐसा पढ़ा था हमने। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको ये चीजें पता होनी चाहिए कि बीमा है वो कितने प्रकार का है, क्या है, ओवरड्राफ्ट कितने की सुविधा है, बैलेंस कितना है। ये तो प्रश्न भी था शायद अपने क्लास में, एमसीक्यू में था। तो ये थोड़ी जानकारी अपने को रखनी है। बता दो इसका, देख के बताओ। 1,00,000 रुपए का तो दुर्घटना का, ठीक है ना। और 30,000 का ये हो गया जीवन। दोनों ध्यान होने चाहिए अपने को, ठीक है। और आगे, और कोई इसमें तो है नहीं, जनधन खाता भी ध्यान रख लेना। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात कर ली। इसके बाद हमने बात की थी ऑनलाइन भुगतान के बारे में, पेमेंट के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की थी कि ये कौन जारी करता है, या तो कोई बैंक या कोई निजी संस्था। निजी संस्था भी जारी करती, निजी संस्था का आशय यहाँ पर अपने को समझना है किससे, कंपनी से, ठीक है ना। कोई कंपनी वगैरह है वो जारी कर सकती है। क्या सुविधा है इसमें, आप जो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको भुगतान नहीं करना होता है। भुगतान है जो आप बाद में कर सकते हैं, ये सुविधा होती है। यही है मेन कहानी इसकी। और डेबिट कार्ड में भुगतान है जो क्या हो जाता है, हाथों हाथों हाथ हो जाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। दोनों प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, इन पे जो आपका डिटेल पूरी, और उसके यूनिक नंबर वगैरह होते हैं, 3 नंबर का हो जाए, कोई सीक्रेट आईडी वगैरह भी, आईडी नंबर भी होता है। फिर रुपए कार्ड के बारे में बात की थी हमने, ये भारत का एक तो रूप है ये, है ना। और एक
पेमेंट दोनों से मिलके बना है, रूपे ऐसे करके बना दिया। और जनधन अकाउंट जिनके खुले थे उनको ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। पहले ट्रांजेक्शन के लिए पंजीकरण करवाना पड़ता है, एक बार रजिस्टर हो गए तो उसके बाद है जो ये आपका आगे काम करता है। नेट बैंकिंग वही सेम कहानी है, शुरू में ऑनलाइन बैंकिंग में जो बात कर रहे थे हम, इसमें भी आपको सबसे पहले जो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर एक बार रजिस्टर हो गए तो उसके बाद आप जो सारी गतिविधियां जो बैंक में होती है वो सब यहाँ कर सकते हैं। और पीओएस का फुल फॉर्म क्या बात की थी हमने, पॉइंट ऑफ सेल। अब इसमें कहानी क्या है, तो एक मशीन होती है, क्या होती है बोलो, मशीन होती है जो किसको पढ़ सकती है, कार्ड है उसको रीड कर सकती है। और वो जो आपके अकाउंट से पैसा वगैरह रीड करना है वो सारा काम ये ऑटोमेटिक कर लेगी, तो इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। फिर हमने बात की थी मोबाइल भुगतान की, आजकल जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आम जनता जो लोग बाग हैं सामान्य, वो जो इसका मोबाइल भुगतान का ज्यादा उपयोग करेंगे। मोबाइल डिजिटल वॉलेट के बारे में हमने बात की थी, खूब सारे वॉलेट का नाम भी अपने किताब में लिखा हुआ था। और बहुत जो चर्चित हैं उनमें एक नाम है फेमस फोन पे, जिसका उपयोग करते हैं। पर इसके अलावा वैसे नाम है जो और थोड़ा आगे मिल भी जाएंगे अपने को, गूगल पे का नाम भी आया था इसमें, आया था क्या, और भी है एक एसबीआई बड्डी शायद नाम आया था, एसबीआई बड्डी का नाम आया था क्या, एसबीआई बड्डी। और भी एक दो छोटे नाम हो जो बोल दो। एक ऑक्सीजन भी था ना, ऑक्सीजन भी था, वैसे ऑक्सीजन तो क्या है, लेकिन ठीक है नाम बना दिया एक तरीके से, भाई कोई आदमी है उसकी हालत खराब हो रही तो बोले उससे काम चल जाता है। एक फ्री चार्ज था, फ्री चार्ज। और क्या था, पेटीएम और जियो, जियो मनी, एयरटेल मनी भी है। ये खूब सारे हैं, ये सारे के सारे क्या है, मोबाइल डिजिटल वॉलेट है, जिससे अपन लेन देन कर सकते हैं, अकाउंट से इनमें पैसा ऐड कर सकते हैं, और कोई भी भुगतान करना यूपीआई वो स्कैन वगैरह क्यूआर कोड आता है तो स्कैन करके भुगतान अपन कर सकते हैं। इसमें पेटीएम के बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल थी, इससे लगभग अपन चाहे अपने को ऑनलाइन कोई टिकट वगैरह बुक करवाना हो, कोई रिचार्ज करना हो, कोई सारी एक्टिविटी है वो इससे हो सकती है पेटीएम। फिर ये एसबीआई बैंक का है, प्रत्येक वो जो ग्राहक होता है, ग्राहक नहीं है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, नए हैं तो उस हिसाब से आपका अकाउंट वगैरह ओपन करने की वो कहानी है जो सेट कर दी जाती है। और अगर आप ग्राहक हैं तो इसमें आपका एक यूजर आईडी वगैरह का भी बन जाता है। उसके बाद आप आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो, चाहे आपको पैसे सेव करने, सारी चीजें सारी गतिविधियां जो इस ऐप से की जा सकती है। फिर एक यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए अपने को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना। यूनिफाइड का मतलब हो गया कि ये एक तरीके से इकलौता है, बात हर किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। और पी का क्या हो गया, पेमेंट। और जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं उसके लिए जो स्क्रीन होती है उसको इंटरफेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरफेस। तो ये पहले भी शब्द आया इंटरफेस, तो शायद ये ध्यान रख लेंगे। और भीम का वही कहानी है, यूपीआई है जो अलग अलग जगह काम कर लेता है, जैसे एक ही क्यूआर होता है उसमें सारे वॉलेट है उससे पैसे डाल सकते हैं, दुकान वगैरह पे होता है ऐसे, वे भुगतान करना अपने को वो क्यूआर बताते हैं वो। और भीम का भी फुल फॉर्म है, भीम में ये जो बी एच आ रहा है ये बताता है किसको, भारत को, भारत इंटरफेस फॉर, ये फोर ऑफ का ध्यान रख लेना, कुछ जगह जो थोड़ी सी समस्या आ जाती है इससे भी। यूएसएसडी ये भी अपने को पता होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फुल फॉर्म में जो मैं लिख नहीं रहा हूँ फिर भी लिखनी जरूर है। अब मतलब नोट्स वगैरह है उसमें कोई स्टूडेंट है छोड़ना मत इसको, क्योंकि पूछ ले तो पूछ ले उसका क्या। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये एईपीएस ये भी भुगतान, और इसके लिए हमने बात की थी ज्यादातर अपने रूरल एरिया में ई मित्र वगैरह पे जो लोग बाग आते हैं तो आधार कार्ड लाते हैं अपना, और उस आधार कार्ड से है जो वो फिंगर वगैरह की वो मशीन होती है उससे सेट करके और उनका भुगतान कर लेते हैं। गूगल पे है, गूगल के द्वारा जो चलाया जाता है वो लेट है। नेफ्ट के बारे में हमने बात की थी, ये है जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म याद होना चाहिए सबको। और आईएमपीएस है, ये भी याद होना चाहिए, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या बात की थी हमने, एक बार वापस बोलो, ये कब उपयोग करेंगे, जब इमीडिएटली आप तो हाथ आपको जो भुगतान करना है तो उसके लिए इमीडिएट
पेमेंट सर्विसेज, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नाम लगभग लगभग याद हो जाएगा। और ये बिल पेमेंट के लिए होता है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये सारे सारे अपने को याद रखने हैं मोबाइल भुगतान में। प्रश्न कैसे बन सकता है सब जानते हैं। एक तो ज्यादातर जैसे मैं सोचता हूँ कि हर विद्यार्थी है उसको बेसिक अगर हम बात करें तो एक तो पता होनी चाहिए क्या उसकी फुल फॉर्म क्या है और उसका उपयोग क्या है। वो किसी विद्यार्थी को जैसे फुल फॉर्म बताया तो वो उपयोग भी पता चलता है। जैसे मैं अभी पूछूंगा भाई नेफ्ट है उसका उपयोग क्या है, तो यही है ना फंड ट्रांसफर, मतलब पैसे भेजने का ये एक तरीका हो गया ना। पूरे इंडिया लेवल पर आप कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अब ये इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है तो पता चला इमीडिएट, या तो आप अगर कहीं पैसा भेजना है, या आरटीजीएस है तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का मतलब उसको जिस समय आप भुगतान कर रहे हैं उसी समय सामने वाले खाते में जाने चाहिए, तो ये उपयोग कर सकते हैं। बिल वगैरह का भुगतान करना तो इसका उपयोग कर सकते हैं आप। लगभग लगभग नाम से स्पष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ गूगल कंपनी है उसका वॉलेट है, ये ऐसे समझ में आ रहा है हम लोगों को। इसमें योनो है, इसमें एसबीआई लिखा हुआ था, एसबीआई योनो लिखा हुआ था, तो ये भी अपने को समझ में आ जाता है कि एसबीआई से रिलेटेड बैंकिंग वगैरह करनी है तो ये काम आता है। और सबसे लास्ट में हमने बात की थी किसकी, फास्टैग की, जो 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। और इससे क्या कर सकते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं टोल टैक्स। क्या बोलते हैं, टोल टैक्स भुगतान करने के लिए है जो काम आता है। अब इसमें इसका भी बेनिफिट है, बहुत पेट्रोल बच जाएगा, बहुत सारी और जो चीजें हैं वो सही हो जाएगी। ऐसी ऐसी कुछ कहानी। आजकल थोड़ा पेट्रोल वगैरह के बारे में बातचीत चल रही है क्या मार्केट में, पेट्रोल को क्या करना है, उसकी क्या करनी है, बचत करनी है। तो इसको लेकर मेरे ऐसे मन में आया कि एक मैं कोई आर्टिकल लिखूं। वैसे तो आर्टिकल मेरा कौन पढ़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी खुद की तो अगर है मन में तो ऐसे करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किया मैंने कि भाई गवर्नमेंट अगर खुद चाह रही है कि पेट्रोल बचाना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से अखबार वगैरह होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, वहां से थोड़े कुछ आंकड़े जुटाए। तो पेट्रोल का बहुत ज्यादा उपयोग अपने भारत में होता है और सारी जो व्यवस्था है वो मतलब लगभग 99% पर पेट्रोल पर टिकी हुई है। मान लो आज जैसे पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाए तो पूरे भारत को आज एक तरीके से अपन मान सकते हैं कि वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां हैं जो किससे चलती है, पेट्रोल डीजल से चलती है। और इसमें बचाएं कैसे, जैसे अब कोई बहुत जरूरी, जैसे अपने को यहाँ कोचिंग आना था, अब मान लो किसी के पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तब तो ठीक बात है, बाकी तो वाहन लेके अगर आएगा वो तो पेट्रोल तो जलेगा, सीधी सी बात है। तो उसको कैसे बचाएगा, ऐसे तो है नहीं कि धक्का देके लाए, दो जनों का देख पीछे धक्का लगाओ चलाए, ऐसे। तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ये हो सकता है। जैसे अपने यहाँ रोड वगैरह है बहुत घटिया, मतलब हर जगह नहीं, अब तो बहुत सुधार होने लगे हैं, फिर भी अपन देख सकते हैं रूरल एरिया बहुत जगह पानी भरा होगा। सोगुरा जाओगे अगर तो ऐसे लगेगा जैसे सोगुर से बाहर निकलते निकलते कि अपन जो अमेजोन के जंगलों में आ गए, जैसे भयंकर लेवल के गड्ढे वगैरह। मैं वहाँ पारोड़ी जाके आया था कल परसों में, तो पारोड़ी में कोई गया क्या उधर, पारोड़ी का है क्या, कहता वो इधर, हाँ गेता पारोड़ी का है उसका नाम। पूरा, हाँ बीच में वो ऐसे वो भयंकर लेवल के गड्ढे, जैसे नाव लगा दे तो इधर से उधर है जो पार कर सकते। हाँ वो देखो अक्षिता हंस रही है, उसने देख रखा है वहाँ गड़बड़ है पूरा मामला। उसमें ऐसे था कि अगर अपन रोड वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, ये टोल वगैरह है, वहां पे गाड़ी है जैसे खड़ी रहती है 2 मिनट 1 मिनट में खड़ी रहती है, ऐसी जहां पर भी जाम वगैरह लगते हैं, इनको अगर अपन सही करते तो काफी ज्यादा है जो बेनिफिट हो सकता है। वैसे इसमें बहुत सारे लोग बाग हैं वो ऐसे भी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल्स होता है जैसे एमएलए वगैरह होते हैं या बड़े मंत्री नेता वगैरह होते हैं, तो उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी वगैरह में बहुत सारे गाड़ियां लगती है, देखा होगा ऐसे प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो खूब सारी गाड़ियां आते हैं और पीछे वो पूरा माहौल बना के ऐसे आते हैं। तो वो तो क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है तो उसको अपन डायरेक्ट एज कट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो काम कर सकते हैं ना, रोड बहुत अच्छे बना दो, ये फास्टैग वगैरह इसको इतना बिल्कुल सुपर हिट बना दो कि गाड़ी को रुकने की जरूरत ही नहीं। मतलब उसमें अगर वो स्कैन नहीं होगा तो उसका अलर्ट करके आगे उसको रोक देंगे कि भाई ये गाड़ी आ रही है इसको रोकना है, बाकी कोई भी गाड़ी है तो 1 मिनट आधा मतलब 30 सेकंड के लिए भी रोकते हैं तो वो भी बंद कर देना चाहिए। अब क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हैं तो लाखों गाड़ियां 1 मिनट में जितना पेट्रोल जलाती है वो बचेगा, उस हिसाब से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। हालांकि ये टेक्निकल चीजें हैं क्योंकि नहीं करते हैं, जैसे रोड है वो थोड़ा खराब रखेंगे तो उसका फायदा है। किस किस के फायदा है, डॉक्टर के फायदा है, जैसे रोड खराब होंगे तो छेड़े छेड़े लगेंगे तो कमर उमर किसी की दर्द करेगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसका खर्चा वो जो भी है दुकान चलती है उसकी। और भी देख सकते हैं अपन, रोड थोड़ा खराब रखेंगे तो फिर जो ठेकेदार वगैरह है रिपेयरिंग करने वाले हैं उनका बेनिफिट रहता है। ये ऐसी ऐसी कहानियां कुल मिलाकर है अपने, देखना ये है कुल मिलाकर समय बचाने वाली चीज है फास्टैग। फास्टैग से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो वो ये आ सकता है, इसका उपयोग कहाँ है, टोल टैक्स भरने के लिए है, वो ऑटोमेटिक इसमें होता है सिस्टम की, अपने को इसमें रिचार्ज करना पड़ता है वापस से, ऐसा पढ़ा था हमने।
कि जैसे खत्म हो गए पैसे उसमें तो आपको वापस ऐड करने हैं। तो ये अपनी है जो कल वाली यूनिट है उसका हमने रिवीजन कर लिया, और आज की अपन कहानी है शुरू करते हैं। क्या कहानी है? इंटरनेट के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है नेट का आप उपयोग करोगे और क्या क्या एप्लीकेशन है उसको जो आप चलाओगे। ठीक है ना? तो खूब सारी है जो हमें यहाँ इंटरनेट पर सुविधाएं मिलती है, और इंटरनेट के उपयोग से अपन है जो क्या कर सकते हैं, तो व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसका फायदा भी उठा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसमें अपने को पढ़नी है, और आज जाते ही बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह इनसे जो झड़क देंगे थोड़े बहुत, क्योंकि आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह जो भी है, पूरी कहानी है इसको अपन देखेंगे। इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि जब शुरुआत कर रहे हैं अपन तो थोड़ा एक पार्ट है जो क्या है उसका पता चलेगा अपने को। ऑनलाइन खरीदारी और क्या है, बेचने से लेकर वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब हो गया वही जो अब तक पढ़ रहे थे 5 यूनिट में हमने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के स्थान पर पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, वो आ जाएगा इसमें। और ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब की बात अपन कर चुके हैं, वो ये ब्राउजिंग है इसी में आ जाएगा। चैट रूम है। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक विषय पर हम थोड़ा सा मतलब बढ़िया जानकारी है वो लिखते हैं, उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल वीडियो वगैरह भी आ जाए ब्लॉगिंग फॉर्मेट में। नोटिस बोर्ड है, कोई सूचना वगैरह देनी है। शॉपिंग से मनोरंजन तक, शॉपिंग भी आजकल जो ऑनलाइन होती है और भयंकर लेवल पे होती है। और मनोरंजन तो है ही, ज्यादातर अपन रील वगैरह देखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है बोलो? मनोरंजन ही होता है ना, सीधी कहानी है वो। इस अध्याय में हम जो इंटरनेट के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो अच्छी बात है, क्या बोलो? नहीं आए तो क्या करना है? क्या करोगे? घर पे जाके वापस पढ़ना है। ठीक है, आज मनोरंजन कम करना है, इसको पढ़ना है। सबसे पहले पहले नंबर पे है ई कॉमर्स। क्या नाम है? ई कॉमर्स। अब शब्द है जो थोड़ा सा हटके हैं, अलग है, लगता थोड़ा अलग है, लेकिन इसको अगर समझना चाहेंगे तो अपन बहुत बेसिक सी बात है ये। ई का हो गया इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ईमेल था तो इलेक्ट्रॉनिक मेल था, वैसे वैसे यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स समझना है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल मुख्यतः यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल में सबसे ज्यादा जो उपयोग होगा वो किसका होगा? इंटरनेट। अब इसमें इंटरनेट के माध्यम से आप किसी उत्पाद को जो या किसी सेवा को या तो खरीदते हैं या क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये जो इंटरनेट की सहायता से खरीदना और बेचना है ये कहलाता है क्या? ई कॉमर्स। क्लियर है ये बात? पारंपरिक खुदरा के मुकाबले ऑनलाइन खुदरा है जो 24 घंटे की उपलब्ध है। जैसे होता है ना कि शाम को अपन जो 8-9 बजे लेटे लेटे हो, फिर कुछ याद आता है कि किताब मंगवानी, या कुछ बहुत जरूरी स्टेशनरी है जो अपने नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती है, या और भी जो भी और दुनिया भर की चीजें हो तो वो मंगवानी है, तो अपन उस समय जो सिर्फ वो चेक करके और उसको जो ऑर्डर कर सकते हैं। खुदरा में ये होता है कि दुकान जब खुली हुई है तभी जाके अपन ले सकते हैं। ये 24 घंटे, वही 24 × 7 ऑनलाइन में पढ़ा था, वो सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी। वैश्विक पहुंच। वैश्विक का मतलब आपको लगता है कि अमेरिका से, चीन से कुछ मंगवाना तब भी मंगवा सकते हैं। डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, अग्रिम आपने अगर भुगतान कर दिया है और वो चीज ऐसी है तो लीगल है, अपने यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो कस्टम वगैरह जो भी उस पर लगता है टैक्स वगैरह लग के और वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। अब कुछ को लग रहा है कैसे पहुंच जाएगी, तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन सब कंपनियां बाहर की हैं, अमेरिका की है ना, अपने इन्होंने सेट कर लिया सिस्टम। उत्पादों की व्यापक श्रृंखला। व्यापक का मतलब ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मान लो एक दुकान अपने सोयपुर की है तो उसमें कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 10, 20, 50 तक, ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ तो फिर 1000 ऑप्शन है जो अवेलेबल हो सकते हैं। कुशल ग्राहक सेवा, ज्यादा प्रॉपर तरीके से ये है जो कैसा है, अत्यंत सुविधाजनक है। हालांकि इसके बारे में जो अपन दो तरीके से सोच सकते हैं, जैसे हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर वगैरह है उस हिसाब से सोचेंगे तब तो हमारे आसपास में जो भी लोग बाग वो सब कहेंगे कि ये ऑनलाइन सुविधा है जो सही नहीं। उसके पीछे लॉजिक देंगे ऐसे, जैसे मान लो हमने कोई कार्यक्रम वगैरह है तो हमारे यहाँ के जो लोकल दुकानदार वगैरह हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जो खरीदारी है वो कहाँ से करनी चाहिए? अपने जो लोकल लोग बाग हैं उनसे। क्योंकि कभी जैसे ऐसी बात हो गई, हालांकि इस बात पर लोग बाग ज्यादा विश्वास नहीं करते लेकिन हम बात करते हैं। मान लो अपने यहाँ जो कोई वो पैसे वगैरह इकट्ठे करने कोई कार्यक्रम है उसका, तो चंदा मांगने कहाँ जाएंगे?
अमेजोन वाले तो देंगे नहीं, वो तो अपने यहाँ जो लोकल दुकानदार हैं वहाँ गए अपन उनसे कहेंगे कि भाई ये कार्यक्रम है इसके लिए पैसे दो, तो फिर वो जो वहां से तो बहुत जगह ऐसी बात आती है। हालांकि अब फिर कुछ लोग सोचेंगे ना कि ये घटिया चीज देते हैं, नकली देते हैं, ये है वो है, तो वो बहुत सारी कहानियां हैं जो हो सकती है। ई कॉमर्स के परिदृश्यों के कुछ प्रकार हैं जो नीचे दे रखे हैं, ये उसके फोटो वगैरह हैं, जैसे ये ऐसा फोटो एक ट्रॉली का बना हुआ रहता है उसमें, इसको बोलते हैं कार्ट। कार्ट बोलते हैं शायद तक, हाँ। व्यापार से उपभोक्ता, अब इसके खूब सारे अलग अलग वो पैटर्न है, जैसे कि भाई एक बिजनेसमैन है वो जो उपभोक्ता को दे रहा है, तो यहाँ व्यापार शब्द है उसको तो अपन डिनोट करेंगे किससे, बी से, उपभोक्ता को डिनोट करेंगे सी से। तो ये हो गया बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, या कंज्यूमर बोल दो, कस्टमर बोल दो, या कंज्यूमर उपयोग करता है, उपभोग करता है। इस परिदृश्य में क्या होगा, जो व्यापारी हैं वो जो उपभोक्ता तक ये सेवा या उत्पाद, अब यहाँ दो शब्द आए देखो, एक तो उत्पाद या सेवा, अब ये सेवा का अर्थ समझाओ मुझे। जैसे उत्पाद का मतलब तो जैसे पेन मुझे मंगवाना किसी कंपनी का, तो वो क्या हो गया उत्पाद, सेवा किसे कहेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बात है कि वो हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से हमारे पास तो उत्पाद ही आ रहा है, सेवा किसे कहेंगे। हाँ बोलो, उत्कर्ष की सेवाओं का फायदा उठाए तुमने तो, बोलो ना फिर। हम कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं जैसे, तो कोई सामान आके थोड़ी देते हैं, नहीं देते हैं, तो क्या होता है, अपन वहाँ क्लास देख सकते हैं, वो है जो क्या है, सेवा। समझ में आ गई ना बात ये, तो दोनों चीजें अपने समझ में आनी चाहिए। एक तो होता है क्या उत्पाद, और एक होती है क्या सेवा। अब सेवा में इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ऑनलाइन में, एक मैं कोर्स की कह रहा हूँ, बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं अपने अपने इस पे, अपनी कोचिंग के ऐप पे भी अभी लॉन्च करेंगे, नीट लेवल वन और दो का, है ना, मतलब वन और टू का, वन और दो। उपयोगकर्ता एंड यूजर मतलब सबसे लास्ट लास्ट जो उपयोग करेगा, आमतौर पर बी टू सी कॉमर्स वेब्स और किसी भी आगंतुक और उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और बी टू सी कॉमर्स के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें एक तो अमेजोन का नाम दे रखा है इन्होंने, और एक दे रखा है किसका, फ्लिपकार्ट का, और एक स्नैपडील का नाम दे रखा है। आजकल वैसे लड़कियों में और भी फेमस है एक दो, मिंत्रा, और क्या है, मीशो। मीशो थोड़ा ज्यादा ही है, हमारे यहाँ से तो कोई एक है जो काम भी करके आया था मीशो में, करके आई थी मतलब। आगे है बी टू बी, यानी व्यापार से व्यापार। ऐसे भी तो होता है, जैसे आपकी दुकान है, आपका खुद का भी व्यापार है, बड़ी कंपनी से आप सामान मंगवा रहे हो, तो वो बी टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें जो इंडिया मार्ट है फेमस, इसमें तो नाम अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो कहीं देखा है इंडिया मार्ट, होलसेल में आपको चीजें चाहिए तो वहां मिल जाएगी। इंडिया डॉट अली बाबा, ये अली बाबा है, ये चाइना की कंपनी है, कहाँ की है बोलो, चाइना की कंपनी है, और उसने इंडिया में काम कर रखा है वो इस प्रकार से। अमेजोन का भी अमेजोन बिजनेस के नाम से जो लक्ष्य है वो बी टू बी कहलाएगा। यह जो नॉर्मल कस्टमर है उससे थोड़ा बड़े लेवल पर, जैसे आप एक ट्रक भर के सामान मंगवा रहे हैं तो इन वेबसाइट से मंगवाएं। फिर उपभोक्ता से व्यापार, इसमें उल्टा हो गया, उपभोक्ता है वो भी है जो जो बिजनेसमैन है उसको सप्लाई कर सकता है। इस स्थिति में उपभोक्ता आमतौर पर अपने उत्पाद या सेवा को ऑनलाइन है जो पोस्ट करते हैं, ये समझना थोड़ा सा, क्या करते हैं बोलो, पोस्ट करते हैं, और फिर वो कंपनियां हैं वो उस पर क्या करती हैं, बोली लगाती हैं, बोली लगाने के बाद जो भी सबसे टॉप है वो कंपनी है वो उसको खरीद लेती है। इसके लिए एक ये प्री मॉर्गेज कैलकुलेटर के नाम से एक डॉट कॉम है, ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उपभोक्ता से उपभोक्ता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उपभोक्ता के पास, जैसे मान लो मेरे पास है जो कोई बुक है, और वो मेरे, मुझे लगता है कि ये मैंने पढ़ ली है और बहुत ज्यादा उपयोग की नहीं है, मुझे लगता है किसी और को इसका फायदा मिलना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जहां पर जाके उसको भी इतने रुपए में ये बुक मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, ये बता दूंगा, तो सामने वाला कस्टमर है वो उसको खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट में 1000 रुपए में इधर 200 300 मिल रही है, तो बहुत बार ऐसा फायदा है जो उठाने के चक्कर में लोग बात, तो ये एक क्या हो गया, उपभोक्ता से उपभोक्ता तक, यानी सी टू सी। इसमें लोकप्रिय उदाहरण दे रखा ईबे, एक पहले अपने यहाँ चलता था ओल, क्या नाम था इसका, ओलेक्स ऐसा कुछ नाम था, नाम सुना होगा, वो है जो सी टू सी के लिए जो काम आता है। जो नया नया कोई एक बार ये सीखेगा ना, तो उस समय वो उनका उपयोग भी कर रहा, देखता है उपयोग तो क्या करता है, लेकिन थोड़ा बहुत देख तो सकते ही है। एम कॉमर्स, अब यहाँ एम डिनोट करता है किसको, मोबाइल को, मोबाइल फोन का उपयोग करके आप किसी प्रकार का जो भी खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वो सब एम कॉमर्स कहलाएगा, ठीक है ना। आजकल ज्यादातर जो ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है उनकी खुद की है, तो आप भी देखा होगा कुछ के मोबाइल में इंस्टॉल भी होगी, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऑफर वगैरह आते रहते होंगे,
अपने भारत में जो ये अमेजोन वगैरह ये अपने दीपावली के थोड़ा जस्ट पहले वो नवरात्र वगैरह का समय रहता है, उस समय खूब बेचते हैं अनाप शनाप। ऑफर ऑफर में अपन फिर ज्यादा भी खरीद लेते हैं बहुत बार। सुविधा, अब ये सुविधा वाला है, इसको जो थोड़ा दे रखा है यहाँ। वैसे लक्ष्मी ने जो बढ़िया प्रयास किया है कि भाई वो अपने घर पे जो रख के जा रहे हैं सामान, ये भी तो सेवा ही है एक तरीके से, है ना, सेवा कर रहे हैं। हालांकि हम भुगतान कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं अपन। यहाँ सुविधा शब्द है कन्वीनियंस। उपभोक्ता कहीं भी उत्पाद को जो अपने अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय जो खरीद सकता है। एक तो बात ये हो गई, कभी भी अपन खरीद सकते हैं। और खरीदारी का बहुत अनुभव सरल, आसान, सुविधाजनक, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आजकल धीरे 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 और नई टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है, तो काफी ठीक रहता है। कुछ जगह है जो बहुत बार घाटा भी हो जाता है कस्टमर को, बहुत बार बिजली जो होता है उसको भी घाटा पहुंचा देता है, कोई होशियार ऐसे खतरनाक आदमी हो तो। ऑनलाइन शॉपिंग से उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने, भुगतान करने कुछ मिनटों में ये काम हो सकता है। और जो सामग्री आपने खरीदी है वो लगभग लगभग कितने, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में आजकल तो हो गया ना, 1 घंटे में पहुंचा देंगे, 2 घंटे में पहुंच रहे, ऐसा कुछ आ गया। ब्लिंकिट क्या नाम है उसका? हाँ, अपने यहाँ सोईपुर में थोड़ी चलता है, भीलवाड़ा में चलता होगा। हाँ, भीलवाड़ा वगैरह बड़े शहरों में। उत्पाद की श्रृंखला, खूब सारे उत्पाद तो नाप से नाप मिलेंगे अपने को। ये प्रकार सब समझ में आ गया ना, बी टू बी क्या है, बी टू सी क्या है, और सी टू सी क्या है, क्लियर है। पैसे की बचत, अब पैसे की बचत कैसे होगी तो थोड़ा अपन सोच सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई शहर है, उसका मेन रोड है, जैसे यहाँ पर कोई दुकान है, तो इसका दुकान का किराया ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो वहाँ कस्टमर वगैरह आएंगे तो उनको जो सामान सस्ता बेचेंगे या महंगा बेचेंगे, वहाँ थोड़ी संभावना रहेगी कि उनको थोड़ा महंगा बेचना पड़ेगा। और मान लो ये जो दुकान है ये ऑनलाइन है, और ये शहर के किसी बहुत दूर एक कहीं उन्होंने जो अपना वो गैराज वगैरह बना रखा है जो काफी सस्ता है, इसका मतलब मान लो आधा, आधे से भी आधा भी हो सकता है बहुत बार। जैसे वहां जो 50,000 रुपए किराया लग रहा है, कहीं 10,000 रुपए लग रहा है, तो उसके 20% में जो वो सेम जगह उसको मिल जाएगी। अब वो ऑनलाइन वाला सिस्टम तो है, कंप्यूटर के लेके बैठना है, वो ये सप्लाई करने के लिए जाना है, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, पैसे की बचत। तो फिर कॉस्ट है जो कस्टमर है उसके भी कैसी आएगी, कम आएगी। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ कॉस्ट कम लग रही है, इधर भी कॉस्ट कम आ जाएगी। अभी जैसे अपन ऑफलाइन पढ़ते हैं किसी कोचिंग सेंटर में, जैसे अपने यहाँ बेच चलेगा, तो ऑफलाइन जो स्टूडेंट आएंगे उनकी जो फीस रहेगी ऑनलाइन में उसकी लगभग 10% ही रहेगी। तो कारण क्या है, क्योंकि वहां अलग से कुछ पढ़ा नहीं, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद वो चलता रहेगा। समझ में आ गई ना बात, ये एक कहानी कुल मिलाकर पैसे की बचत वाली होगी। भुगतान के विकल्प, भुगतान भी अपन चाहे जैसे कर सकते हैं। भुगतान में अपने को जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड से हो सकता है, चेक दे सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी आता है, सीओडी सीओडी। कुछ को कम विश्वास होता है तो वो फिर सीओडी का चयन कर लेते हैं। सीओडी भाई हम तो जब हमारे हाथ में आ जाएगी वस्तु तब हम भुगतान कर देंगे। सामान लौटाना, आजकल है आजकल नहीं, काफी समय से ये एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है। जैसे मान लो आपने कोई एक प्रोडक्ट मंगवाया और उसमें जो किसी प्रकार का डिफेक्ट है, या आप जैसा इमेजिन करके मन में और मंगवा रहे थे वो नहीं है। कभी कभी ऐसे चुटकुले वगैरह देखे होंगे ना, मीम वगैरह बोलते हैं जिसको अपन, ये वो फोटो उसमें तो अलग दिखता है, अपन जब उसका उपयोग करते हैं तो बहुत अलग अलग हो जाती है। उनको अपन क्या कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। सामान जो भी प्रोडक्ट है वो रिटर्न किया जा सकता है। इसके लिए फिक्स होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इसमें आपको जो अगर उपयोग नहीं करना है तो उसके वो टैग वगैरह भी लगा के बेचते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे होशियार आदमी भी देखे जो जैसे अपने पास सेम ही चीज है और पहले की है उपयोग की गई, उसका टैग हटा के उसके लगा के और वापस, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे कलाकार खिलाड़ी। राजस्थान ऑनलाइन स्टोर ई बाजार, अब ये जो ये यहाँ से ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ना, ये एकदम फुल प्लेस है जो सारी चीजें चलती है मार्केट में भी। और इसके बारे में अपन बातचीत है जो कर चुके हैं, ये लगभग समझ में भी आ रहा है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट वगैरह के भी स्टोर है, तो क्योंकि गवर्नमेंट की किताब है तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें उनके बारे में भी आनी चाहिए। तो बातचीत कर लेते हैं अपन, राजस्थान ऑनलाइन स्टोर ई बाजार। डिजिटल इंडिया की पहल और इंटरनेट की व्यापक प्रसार ने लोगों में जो डिजिटल डिवाइस है उनको, डिजिटल डिवाइस नहीं है, डिजिटल डिवाइड मतलब जो विरोधाभास है, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, इसको थोड़ा सा कम किया है। और भारत में ई कॉमर्स है जो शहरों के साथ साथ और किस एरिया में भी आ गया है, ग्रामीण में भी, और लगभग इनका अंतर खत्म हो गया है। और सभी तरह के उत्पाद हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल उपलब्ध हो रहे हैं, अपने यहाँ भी शायद वो आते हैं, मतलब डिलीवर कर देते हैं सामग्री। राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया, ये पक्का याद रखना, ठीक है। ये है जो रीट वगैरह में भी प्रश्न बन सकता है, RSAT का तो नहीं है प्रश्न। राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल है, तो ई बाजार, क्या है नाम, ई बाजार।
अब वो परीक्षा में क्या करता है, जैसे ई कॉमर्स के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल है ऐसे करके फिर वो दे देगा राज ई बाजार, फिर अपने को लगेगा राजस्थान का है तो राज तो शब्द तो सही लग रहा है, तो ई बाजार याद रखेंगे, ठीक है। राज्य के वे सभी नागरिक यानी ग्रामीण हो चाहे शहरी हो सही कीमत पर है जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो आसानी से यहाँ खरीद सकते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है, किसी भी एक भी जने ने सिंगल अपनी क्लास में से किसी ने नहीं खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा। सरकारी इस वेबसाइट से कभी सामग्री खरीदी क्या, ई बाजार से। नॉर्मली ये जो सरकारी होता है सिस्टम वो उसमें समस्या आती है। किसी भी राज्य के नागरिक अपना ऑर्डर है जो ये www.e-bazaar.rajasthan.government.internet के माध्यम से है जो दे सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर संबंधित जिला डाकघरों में उपलब्ध ई मित्र कियोस्क से भी प्रदर्शित होते हैं। और ओटीपी ग्राहकों के मोबाइल नंबर प्राप्त होगा जिन्हें सामान खरीदने का ऑर्डर दिया है, ओटीपी वहां से है जो अपन बताएंगे। वितरण के दौरान ग्राहक को जो भी पोस्टमैन आएगा उसको क्या बताना रहेगा, ओटीपी बताना रहेगा, और जैसे वो ओटीपी बताएगा तो। और ये जो डाकघर इसका मतलब सीधा सीधा डाकघर का उपयोग करते हैं, एक बहुत सारे जो निजी हैं वो भी डाकघर का बढ़िया से उपयोग करते हैं, जैसे बुक वगैरह मंगवाते हैं तो डाक से आ जाती है अपने पास। अब इसमें क्या क्या मंगवाते हैं, तो हैंडमेड इन राजस्थान, राजस्थान में हस्तशिल्प है जो अपन क्या बोलते हैं उसको, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का काफी बड़ा मार्केट है। और अपन जब पढ़ते हैं ना कि राजस्थान को आय होती है उसमें प्रथम वस्तु जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है, इंजीनियरिंग वस्तुएं वगैरह हैं, वो पहले नंबर पर आती है, उसी में पांचवें छठे नंबर पे किसका नाम आता है, हैंडीक्राफ्ट का नाम आता है। तो ये थोड़ा अपने को दे दिया है यहाँ पर, हैंडमेड इन राजस्थान जो चीजें हैं वो मिल जाएगी, फर्निशिंग वगैरह है जो भी अपने घर में नॉर्मल यूटिलिटी जो भी है वो सारी चीजें यहाँ से अपन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन कौन सी है इसके बारे में बताना, ई बाजार के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना, बाकी तो अपने को ध्यान है रखना नहीं पड़ेगा, अपन जान रहे हैं फ्लिपकार्ट रहे क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है इसका अपन बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले पहले ये जो डिटेल दे रखी है तो समझ गए ना अपन की कोई एक कंपनी है किस प्रकार से खरीदार वगैरह आकर्षक ऑफर लाके और सामान बेचती है। भारत में जो टॉप लेवल पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उनके बारे में बता रखा, तो इसमें सबसे पहले पहले नंबर पे है क्या, फ्लिपकार्ट, नाम सुना है सबने। और शायद तक सबने कुछ ना कुछ, सबके परिवार में किसी ने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, सही बात है। ऐसा है कि जिसने ऐसा अभी अनुभव नहीं है उसको, न तो हमारे घर परिवार में किसी ने कुछ खरीदा है न किसी, मतलब बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं, नहीं है ना कोई भी ऐसा। अब देखो इसमें क्या है, दुनिया भर की सारी चीजें आप खरीद सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है किताबें, मोबाइल फोन, और मोबाइल के एसेसरीज का मतलब क्या हो गया, उसके कवर वगैरह है, जो ग्लास वगैरह है, और जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और कैमरा है, जो भी सारी दुनिया भर की संगीत, टीवी, रेफ्रिजरेटर, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन, कपड़े खरीद सकते हैं, फुटवियर खरीद सकते हैं, MP3 प्लेयर, मतलब दुनिया भर की सारी चीजें हैं जो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो यहाँ से नहीं खरीद सकते है, क्या कोई एक आध बताओ, लगभग सारी चीजें मिल जाएगी। अमेजोन, सेम कहानी जो उधर लिखी हुई है वो कहानी इधर भी है। हाँ क्या कर रही है, क्या क्या नहीं खरीद सकते, जो चीजें खरीदी जा सकती है जैसे कुछ अनमोल है ऐसा तो वो तो संभव कैसे होगा। बाजार की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, अमेजोन है, काफी ठीक लेवल पर काम करती है। और बुक्स, सबसे पहले अमेजोन की शुरुआत हुई तो किताब बेचने के लिए हुई, और धीरे धीरे जेफ बेजोस ने इसको जो बढ़ा के और इस लेवल पर ऐड कर दिया। सीडी, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान में सब आ गए वो ऊपर जो लिखे हुए हैं नाम। फिर एक स्नैपडील का नाम आया है, सब कुछ इस पे भी उपलब्ध है, स्थानीय सौदों से लेकर रेस्तरां, स्पा, यात्रा से लेकर ऑनलाइन उत्पाद, भयंकर लेवल पे सेवाएं हैं। फिर पेटीएम की बात की हमने, पेटीएम वैसे तो एक वॉलेट है, लेकिन आजकल थोड़ा ये भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बेचने लग गया है, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज तो मेन काम है इसका, लेकिन ये आजकल है जो सजावट की कपड़े, लैपटॉप वगैरह और मोबाइल सब कुछ है जो बेचने लग गया है, ऐसे फोटो आ जाते हैं उसमें। अब बात करनी है अपने को सोशल नेटवर्किंग साइट, तो अब अगला पॉइंट आ जाएगा 6.2, 6.1 क्लियर हो गया ना सबके, ई कॉमर्स के बारे में बातचीत की हमने, और पूरी कहानी क्लियर है सबके दिमाग में कि भाई ये क्या है, बहुत बढ़िया सुविधा है क्या, B2B है, B2C है, C2C है, C2B भी है, सभी प्रकार से है जो। राजस्थान सरकार का कौन सा है, ई बाजार को थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है।
और वेबसाइट वगैरह ये जो ई शॉपिंग की थी इसमें कुछ के नाम नहीं आए हैं, तो अपनी पसंदीदा दो चार और जो भी हो कंपनियां वगैरह तो उनके नाम इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब बात करनी है किसके बारे में हमें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। अब इसमें दुविधा यह है कि मैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत बार हम क्या सोशल बहुत ज्यादा अगर इंगेज हो जाते हैं तो एक्चुअली में अगर पढ़ना है तो वो हमारी पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादातर जो चीजें अपन देखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं या फियर क्रिएट करने वाली है। अभी भी जाके फेसबुक पे कहीं, इंस्टाग्राम पे कहीं भी चला, इंस्टाग्राम पे थोड़ी अलग कहानी है, अलग दुनिया है वहाँ। बाकी फेसबुक वगैरह पे अगर अगर अपन देखेंगे तो ज्यादातर लोग बाग हैं जो आपस में भिड़ने का ही काम है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है या कोई है उसके बारे में अच्छा लिख रहा है, फिर उस पे जाकर उसके जो एंटी लोग बाग है वो गलत लिख रहे हैं, फिर वो उनके खिलाफ गलत लिख रहे हैं, एक तरीके से मतलब वहाँ दिमाग खराब करने वाली चीज है। मैं जो फेसबुक का सबके शौक रहता है, शुरू में जब पढ़ते थे उस समय तो भयंकर लेवल पे शौक था, फेसबुक वगैरह चलाता था। अब जब भी उसको पढ़ते हैं तो बहुत बार ये होता है ना कि अपना कोई खास दोस्त ही है, विचारधारा तो हो ही सकती है कि थोड़ी अलग हो, अब वो उस पे जो कमेंट करता है ऐसे तो फिर लगता है कि यार इसको दोस्ती नहीं रखना चाहिए, बहुत बार ऐसे भी होता है। तो फिर उसके बजाय दोस्त तो रखना चाहिए, तो मैंने सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट वगैरह देखना ही, अभी मैंने जाए फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में इंस्टॉल ही नहीं करा, तो बीमारी खत्म है ना रहेगा महासन। तो हालांकि इसका नुकसान भी है, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बार, जैसे मेरा जो बढ़िया अकाउंट वगैरह होता है तो वहां मैं पोस्ट करता, तो हो सकता है कोई एक अ, ऐसे विद्यार्थी तक है जो ये चीजें पहुंचती जिसको जो इससे फायदा हो सकता है। तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। अपन आज बातचीत कर रहे हैं तो मैं एकदम निरपेक्ष भाव से यहाँ समझाऊंगा, है ना, मैंने अपना व्यू पहले दे दिया कि मेरे जीवन में इसका क्या रोल है। अपन बातचीत शुरू करते हैं कि विद्यार्थी है उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या इसका उपयोग होना चाहिए और किस लेवल तक हमें तो इस पे आगे काम करना चाहिए। तो एक तो ये चीज अपन जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका मतलब क्या है, वहां पर हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होता है। हालांकि आजकल सब ऐप है उन्होंने इसे ऑप्शन दे दिए कि आप चाहें तो उसको किसी को नहीं दिखाना तो नहीं दिखा सकते हैं, दिखाना है तो दिखा सकते हैं। लोग हो जाता है इंस्टाग्राम पर भी कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने फॉलोअर वगैरह में या लिस्ट में नहीं है या अपन फॉलो नहीं करते तो वो नहीं देख सकता। इसमें जो लिखा है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल है उसको भी देखना चाहिए भाई लेखक ने जो क्या लिखा है। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा या एसएमएस बोल देते हैं, एसएमएस बोलते हैं वो अलग है, ये एन आ जाएगा, एन का मतलब हो गया नेटवर्क। एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का मंच है जो आपस में समान रुचि गतिविधियां पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन को साझा करते हैं। एक सामाजिक नेटवर्क सेवा प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक प्रोफाइल क्या बनाते हैं, इसमें अपन अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। देखो वहाँ खतरनाक लेवल की प्रोफाइल मिलेगी, मतलब कोई किस नाम से और कोई किस नाम से है, और कि किसी किसी का तो रियल में नाम अलग है और उस पे सोशल मीडिया पे नाम है जो ऐसे मतलब काका जी का ऐसे कर देता है। सामाजिक लिंक द्वारा प्रदर्शित होती है बहुत सी अतिरिक्त सेवाएं जैसे कैरियर सेवाएं वगैरह भी यहाँ मिल सकती है। सामाजिक नेटवर्क साइट वेब आधारित सेवाओं से सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, उन व्यक्तियों की सूची बनाने जिनसे सूचनाओं शेयर किया जा सके, सूचनाओं को देखने, सारी कुछ दुनियादारी है जो इसमें होती है। और नॉर्मली अपने विचार हैं, लोग हैं, चित्र हैं, गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, रुचि है, उनको अपन यहाँ साझा कर सकते हैं। और बहुत बार तो हमें जैसे रिसर्च वगैरह करनी होती तो अपन सोशल मीडिया पर उसकी वेबसाइट देख कर 5 मिनट पता लगा सकते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, किसी व्यक्ति लगा सकते हैं कि संपर्क में रखना है नहीं रखना है क्या कहानी है, ये कुछ नाम है ऐसे। और अब कोई कहेगा कि भाई आप आज इसमें प्रायोरिटी सेट करो कि आपको सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी लगती है, ऐसा है क्या किसी को, हाँ? तो यूट्यूब है, इससे अपन बच नहीं सकते, तो नंबर वन तो क्या हो गया यूट्यूब, ये भी क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस पर जैसे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो कोई भी देख सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है, कोई भी इसमें जो कहानी चल सकती है। और यूट्यूब है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बहुत बढ़िया एक टूल हो सकता है अगर वो समझदारी से इसका उपयोग करे तो। हम ज्यादातर लोग बाग ने क्या मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि इसका नकारात्मक उपयोग करते हैं। बाकी यूट्यूब पे क्या है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम का, मान लो एक्स वाई, दुनिया का कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके लिए सामग्री यूट्यूब पर नहीं, कोई भी, जैसे हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, बाकी कोचिंग सेंटर वाले खूब सारे वीडियो वगैरह डालते हैं, जैसे अपना भी ये अपलोड करेंगे तो ये यूट्यूब पर रहेगा अपने पास। दूसरे नंबर पे वैसे अपने यहाँ नॉर्मली इसका उपयोग नहीं करते, पिंटरेस्ट का नाम सुना है, पिंटरेस्ट पे भी काफी ठीक ठाक, विदेशों में ज्यादा प्रचलित है, अपने यहाँ कम है। इसके अलावा ट्विटर है वो नेता नगरी है, उसमें थोड़ा ज्यादा काम में आता है। ये गूगल प्लस हो गया जैसे, और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम है वो अपने आप को बहुत अलग, ये इसके पास क्या है वो इसको बोलते हैं ना अपन की एक रिदम होता है, उसको फटाफट कैच कर लेता है।
जैसे हमने किसी स्पेशल टाइप की कोई एक आध पोस्ट थी, उसको लाइक किया, ये उस रिदम को फटाफट कॉपी करता है और उस टाइप की चीजें हमें दिखाना शुरू करता है। और इंस्टाग्राम ने लोगों को एडिक्ट बनाने के लिए इतनी तगड़ी रिसर्च टीम लगा रखी। कभी इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना, तो ओपन करोगे तो ऐसे नहीं कि ये देखना है नहीं देखना है, आप मतलब स्क्रॉल करते ही जाओ, वो कभी ये जो उसका एंड पॉइंट आएगा नहीं। और इतना दिमाग है कि नंबर वन पोस्ट वो आएगी आपको जो बहुत अच्छी लगती है, वो ठीक है, वो उसे सेट कर लेते हैं एल्गोरिदम की आज। फिर एक दो ऐसी बताएगा जो आपको कम पसंद है, फिर वापस से ऐसी बता देगा जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति ये जो एक दो थोड़ा देगा, थोड़ा और स्क्रॉल कर, फिर वो एक थोड़ी बढ़िया, फिर बढ़िया, वो जो उसका दिमाग है जो सेट हो जाता है उसके साथ अटैच हो जाता है, खतरनाक। फेसबुक है 2004 से काम कर रहा है, ये मार्क जकरबर्ग का नाम सुना होगा, उसने बनाई थी। और पहले वैसे ये कॉलेज वगैरह में पढ़ता था, तो वहाँ वो फोटो और कुछ स्टूडेंट हैं जैसे लड़कियां लड़के, ऐसे उनके फोटो वगैरह उनकी डिटेल वगैरह डालने के हिसाब से कुछ। और फिर ये चल पड़ी तो दुनिया में है गई अलग तरीके से। आजकल मार्केटिंग एड वगैरह काफी रेवेन्यू ये कमा रहे हैं। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर है, ये ब्लॉगिंग का सिस्टम है, छोटा सा एक अपन विचार है, 140 शब्द ऐसा कुछ ये देता है अपने को। वैसे तो एलन मस्क ने खरीद लिया और इसका नाम ही क्या कर दिया, एक्स कर दिया। दुनिया भर की वेबसाइट है। फेसबुक पे सबकी आईडी होगी, कौन कौन है जिन्होंने फेसबुक पे अभी आईडी नहीं बना रखी? क्या बात है। इंस्टाग्राम पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईडी नहीं हो। नहीं है? अरे यार, फिर तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे आईडी कब बनानी है? नौकरी लग जाओगे तब, है ना, ये हो सकता है, या बनानी नहीं है तो फालतू की माथा पड़ी किसमें थी। देखा तो होगा, कोई चला रहा होगा जो इंस्टाग्राम को, किसी और मतलब किसी की आईडी से देखा तो होगा चला के, तो इसका भी अपना एक आनंद है अलग। वैसे विद्यार्थी जीवन में जो बहुत ज्यादा सामाजिकता अच्छी भी नहीं होती है। और समस्या ये है कि यही समय होता है जब अपन है जो सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होना शुरू होते हैं, तो उस हिसाब से वो चाहिए भी होती है। लेकिन ठीक बात है, सोशल नेटवर्किंग पर बातचीत शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले पहले नाम है किसका, फेसबुक का। अब कुछ को लग रहा होगा कि हम जब RSCET का कोर्स कर रहे हैं तो हमें फेसबुक के बारे में क्यों बताया जा रहा है भाई। डिजिटल डिजिटली आपको साक्षर होना है। और ये जो ऑनलाइन की दुनिया है इसमें क्या क्या चल रहा है, देखो ये बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं। जैसे किसी का इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है, उसके ज्यादा फॉलोअर है जिससे, तो उसके तो आय का स्रोत भी हो सकता है। हालांकि आय के स्रोत के चक्कर में बहुत सारे लोग बाग हैं जो ऐसी पोस्ट वगैरह भी डालते हैं जिसका जो वास्तविक समाज की मुख्य धारा है उसका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन लोगों को बहुत फर्क पड़ता नहीं है। वही सावधानी उसको रखनी है जिसको जो डिस्टर्ब नहीं होना। तो सबसे पहले पहले नंबर पे क्या है, फेसबुक है। फेसबुक के बारे में अपन बातचीत करते हैं। नाम से वैसे चल रहा है फेस, फेस यानी क्या होता है, चेहरा। बुक यानी किताब, मतलब उसके फोटो वगैरह है, वो शुरू में शुरू किया था, उस समय ये नाम रखा था। और परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क वगैरह रख सकते हैं। ये हैप्पी बर्थडे वाला सिस्टम है वो इसीलिए शुरू किया था क्योंकि ये याद रखता है उसको और वो शो कर देता है, फिर लोग बाग। 2004 में इसकी स्थापना की थी और संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। काफी जगह है जो अपन इनके बारे में पढ़ते भी हैं, ट्यूटोरियल वगैरह काफी वो बड़े लेवल पर है, जो कॉलेज वगैरह में भी रिसर्च वगैरह में इनको पढ़ाया जाता है। फेसबुक सबसे बड़ी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अकाउंट इसके पास है। वैसे कुछ को लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम ये आपस में कोलेबरेट कर लिया है, शेयर कर लिया आपस में। 3 बिलियन से ज्यादा यूजर है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। कितने करोड़ होते हैं, 100, तो 300 करोड़ अकाउंट है इसके पास। कितने, 300 करोड़। मेटा फेसबुक कंपनी का नया नाम। अब नया नाम क्या रखा है इसने, मेटा। हालांकि वो फेसबुक है तो वो चल ही रहा है, लेकिन इनको इंटीग्रेटेड करके यार मेटा कर दिया। अब ये इंटीग्रेटेड में इंस्टाग्राम भी इसी में आ गया, व्हाट्सएप भी इसी में आ गया। व्हाट्सएप भी खरीद लिया इसने। फेसबुक आपको मैसेज भेजने, स्टेटस अपडेट करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं। ये फोटो लिंक वगैरह भी आप आराम से है जो उनको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर शेयर करना बाकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से थोड़ा सा अलग है। ईमेल इत्यादि में भेजे गए संदेश है कैसे होते हैं बोलो, निजी होते हैं, है ना। वहां आप ईमेल भेजते हैं तो जिसको भेजा उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। फेसबुक पर आम तौर पर ये क्या होता है, पब्लिकली आप कोई भी पोस्ट डालेंगे दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। और आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पहले शुरू शुरू में जो ऐसी घटनाएं अखबार वगैरह लिखते हैं, अखबार वगैरह में लिखते हैं, इस कारण से थोड़ा मेरे ध्यान में आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है जो घूमने गया, आजकल अपने यहाँ बाजारवाद है जो बहुत ज्यादा हावी हुआ है क्या बोलो, अरे हुआ है या नहीं। हाँ, भारत में तो क्योंकि लोग बाग है जो मिनिमलिज्म को अपनाते हैं ज्यादातर, अपने यहाँ जो बहुत ज्यादा इस तरफ बढ़ गई उसकी आवश्यकता रहती नहीं है। हमारा समाज है जो थोड़ा सा उस हिसाब से, तो पाश्चात्य जो बाजारवाद है, हालांकि अब इसमें क्योंकि
लोग बाग उपयोग नहीं करेंगे तो नई जो चीजें वगैरह बन रही हैं वो जाएगी कहाँ? तो उस हिसाब से ये भी जरूरी है, कुछ जगह है जो मान सकते हैं। तो अब बाजारवाद में क्या है? मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसको घूमने जाना है तो घूमने जाएगा ना। आजकल लोग बाग घूमने कम जाते हैं, क्या करने ज्यादा जाते हैं? फोटो। जाएंगे पहले नंबर पे, फोटो वगैरह खींचे बढ़िया। उन चीजों को जहां देखना है उनको ढंग से देखेंगे नहीं, लेकिन फोटो जरूर खींचेंगे। और सबके साथ है ये चीज। मतलब ऐसे नहीं कि कोई तो देख रहा है अच्छे से और कोई नहीं देख रहा। अब वो जैसे ही पोस्ट करेगा तो पोस्ट कैसी होती है? पब्लिकली, मतलब पब्लिक में जाएगी, देखेंगे लोग, एप्रिशिएट करेंगे नहीं। अब इससे वो एक थोड़ी सी चेन भी क्रिएट होती है। दूसरों को लगेगा वो तो भारी पड़ रही है, जा रही है, उन तक अपन भी चलते हैं, और फिर ये चेन है जो शुरू होती है, फिर इसका कोई एंड ही नहीं। बहुत बार अपन कोई खरीदारी करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई मोबाइल हो गया, जैसे एप्पल का मोबाइल कोई खरीदेगा ना, 100% गारंटी के साथ मिरर फोटो आएगा सोशल मीडिया पर। वो 5 15 20 दिन तक तो फुल चलता रहेगा। अब वो जैसे चलता रहेगा तो इससे क्या होगा? उसके लेवल पे जो भी दोस्त हैं उसके, उनको ऐसे लगेगा यार यो भारी पड़ रही है या भारी पड़ रही, तो अपन भी क्या करते हैं? खरीदते हैं। ये फिर मार्केट में जो एक चेन जनरेट होता है क्या ये? बोलो। फेसबुक के कुछ पब्लिक फीचर हैं, जैसे मार्केट प्लेस भी होता है फेसबुक में, जो उसमें अपन मेंबर बन जाते हैं, ग्रुप वगैरह चलते हैं। तो जैसे एक बेलवाड़ा बाजार करके एक काफी, मतलब मैं पहले उसको देखता रहता था, उसमें वो न्यूज वगैरह डाल देते हैं जो भी। तो वहाँ एड वगैरह आ जाती है, कोई भी कहीं कोई मतलब प्लॉट वगैरह से रिलेटेड या छोटी मोटी जो भी सारी जानकारी। ग्रुप वगैरह बना सकते हैं अपन। लगभग एक जैसे इंटरेस्ट वाले सदस्य हैं वो एक दूसरे के संपर्क में उस ग्रुप के कारण रह सकते हैं। ये जकरबर्ग का फोटो है। इवेंट्स अपन पहले से क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट वगैरह। और ये इवेंट में शायद तक ज्यादातर यही है, बर्थडे वगैरह का इसने थोड़ा सेट कर लिया। और मेरे गांव से एक लड़का है, वो पेज बहुत बढ़िया लिखता है, काफी पहले के उसके पेज लिखे हुए हैं। मेरे भी उसमें जो शायद तक, मतलब 12वीं में पढ़ता था या 12वीं के साल 2 साल बाद के फोटो है जो उसमें, वो उसके पेज में है जो ऐड कर रखे हैं। गांव में शायद तक कोई एक जगह ऐसी नहीं रही होगी जिसका फोटो ऐड नहीं कर रखा। शुरू शुरू में जब वो बाहर गया पढ़ा, ऐसे तो चीजें रहती है। तो ये किसी एक टॉपिक पर अपन है जो पेज बना सकते हैं। प्रेजेंस टेक्नोलॉजी भी है। प्रेजेंस टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो किसी और को पता चल जाएगा कि इस समय वो फेसबुक चला रहा है, तो उस समय वो मैसेज वगैरह कर सकता है। इसको बोलते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी? प्रेजेंस टेक्नोलॉजी। और आजकल इसमें थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि कुछ हम जो निजी संदेश भी इसमें भेज सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे भी होता है सर, व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज का इनबॉक्स आता है, उसमें भेज सकते हैं। ट्विटर क्या है? जिसका हाल फिलहाल में नाम क्या हो गया है? एक्स हो गया। ये भी नेटवर्किंग सर्विस है। 280 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने पड़ने की सुविधा देता है। और उनको क्या कहा जाता है? ट्वीट क्या कहा जाता है। वैसे तो इसको ब्लॉग कहना चाहिए हमें, क्या कहना चाहिए बोलो? एक छोटा ब्लॉग कह सकते हैं अपन। उपभोक्ता संदेश को पढ़ और प्रेषित कर सकते हैं। यूजर सिर्फ संदेश को पढ़ सकते हैं, इसे कंप्यूटर या मोबाइल दोनों पर चला सकते हैं। ट्विटर मार्च 6 में बनाया गया था, फेसबुक 4 में, और ये कब बनाया गया था? 6 में बनाया। इसके निर्माता जेक डोर्सी, एवन विलियम्स, बिग स्टोन, नूह ग्लास। नाम ज्यादा ही हो गए थोड़े, अपने को याद रखने नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, ट्विटर किसने बनाया ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक फेमस नाम है जो याद रखना अपने को, एलन मस्क, क्योंकि अभी वो इसका ओनर है। जुलाई 6 में लॉन्च किया गया था। इसे एलन मस्क द्वारा 2022 में क्या कर लिया गया है? खरीद लिया गया है। अभी ये खरीद फरोख्त का सिस्टम रहता है, पूरा जो पावर है और मालिकाना हक है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बदले में खूब सारा पैसा ले लिया जाता है। जैसे अभी नाम सुना होगा, अपनी जो कंपनी है, अपनी जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, वो भी इधर उधर बहुत बार, एक बार पहले काल सोमानी का जो कंपेडियम था उसने खरीदी थी। अभी आजकल में जो मित्तल वगैरह 2 3, वो मित्तल का शायद 75 या ऐसा परसेंट स्टेक है। और कुछ एक दो और है जिन्होंने मिलकर उसको खरीद लिया है, और करोड़ों रुपए है उसकी बोली। ट्विटर के कुछ फीचर और हैं, जैसे ट्वीट की तो बात कर ही चुके हैं अपन, ये संदेश का भाग है। और ये भाग है जो कितने कैरेक्टर का होता है? 140 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है ना, खाली जगह जो भी कोमा वगैरह लगाते हैं वो भी इसमें काउंट कर सकते हैं। और ये लिखा है कि बहुत छोटे ब्लॉग की तरह समझना चाहिए। किसकी तरह समझना चाहिए? ये सब ध्यान रखना, आगे है ना, आगे काम आ सकता है। ट्विटर पे कुछ इस तरह की कहानी रहती है। टाइम लाइन। टाइम लाइन का मतलब ये हो गया कि आपने जैसे मान लो अभी 2026 चल रहा है, तो जनवरी में जो पोस्ट की, फिर फरवरी में पोस्ट की, मार्च में, इस प्रकार से वो एकदम सिस्टमेटिक आप देख सकते हैं, उसको टाइम लाइन बोलते हैं। फिर ट्विटर प्रोफाइल आपकी व्यक्तिगत है, ये एक प्रोफाइल रहेगी। उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी कोई नाम वगैरह रख सकते हैं, जो भी जानकारियां, फोटो वगैरह लगा सकते हैं। एक फॉलोइंग होता है, एक होता है फॉलोवर्स। तो फॉलोइंग का मतलब हम जिसको फॉलो करते हैं, तो वो शब्द आ जाएगा क्या?
फॉलोविंग। और जो अपने को फॉलो करते हैं, किसी अकाउंट को फॉलो करते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन? फॉलोवर्स कहेंगे। फॉलो कर लेंगे, जैसे अपन, जैसे मान लो कोई एक टीचर ही है मान लो, वो जो एग्जाम वगैरह के बारे में और कोई भी इस प्रकार की जो भी आरपीएससी में या कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह में कोई भी ऐसा कोई प्लान बनता है, नई एग्जाम वगैरह का सिलेबस वगैरह ऐसी पोस्ट करते हैं, तो एक स्टूडेंट है जो उसको क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। अब वो फॉलो कर लेगा जैसे, तो इससे फायदा क्या है कि उसकी जो फीड है, मतलब उसका वो ऐप चलाता है जब भी, तो वो चीजें ज्यादा शो होगी, तो वो देख सकता हो। फिर वार्तालाप तो नहीं है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपन। सीधे संदेश है जो डायरेक्ट, अगर आप मैसेज भेजते हैं तो वो जो निजी संदेश होता है। और एक ये शब्द आजकल चलने लग गया, ये फेसबुक पे नहीं, इस पे भी आने लग गया। फेसबुक के अलावा क्या, व्हाट्सअप वगैरह भी अपन जैसे स्टेटस भी लगा रहे हैं, तो अपन सामने वाले को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर लिया तो उसके वहां मैसेज चला जाएगा कि भाई आप इस पे जो आप से संबंधित ये हो सकता है, इसको एक बार जाके चेक करो। रीट रीट्वीट, रीट्वीट का मतलब जब भी अपन है जो क्या करते हैं, बोलो, अपने फॉलोअर्स वगैरह हैं उसको भी वो संबंधित मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, किसी एक ट्वीट को वापस रीट्वीट करना। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर को दिखाना चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे, बोलो, रीट्वीट। मतलब मान लो जैसे ए व्यक्ति है, इसने कोई पोस्ट डाली है ना, वो पोस्ट डाली, अब बी व्यक्ति को लग रहा है कि ये पोस्ट मेरे फॉलोअर भी देखे तो बढ़िया रहेगा, तो ये इसको क्या करेगा, रीट्वीट करेगा, तो उसकी टाइमलाइन पे भी आ जाएगा। हैशटैग, आजकल ये हैशटैग वाला जो बहुत भयंकर लेवल पे, कोई ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करना हो या किसी को ट्रेंड में लाना हो, तो उसको ट्रेंड में लाने के लिए क्या करते हैं अपन, हैशटैग ऐसे लिखेंगे और बिना स्पेस दिए यहाँ आगे लिख देंगे, तो वो जो भी लिखेंगे वो सबसे ऊपर है, जो जितने ज्यादा लोगों ने उसको लिखा है वो सबसे आगे रहेगा। बहुत बार ये ट्रेंड चलाते हैं, ये इस प्रकार का निशान होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हैश बोर्ड। ये जैसे कभी एक फोटो लिया गया था, तो इसमें सबसे पहले पहले क्या चला था, हर दिन दिवाली, सबसे नंबर वन पर चला था क्या, हर दिन दिवाली। बहुत सारे लोग बाग ऐसे देखे होंगे ना, जो किसी स्पेशल इवेंट के दिन खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 365 दिन उनकी जिंदगी है जो एकदम आनंद के साथ है। तो ये भी जो 365 दिन आनंद वाला है, कोई वो है जो दिख रहा है। हालांकि स्पेशल स्पेशली होता नहीं, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि भाई किसी दिन वो स्पेशल इवेंट है, इस कारण खुश है, स्पेशल इवेंट नहीं है तो हम दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये लिखा है, क्या लिखा है, पिकोक हब ऑन जियो सिनेमा, दूसरे नंबर पे इसको ले लिया। कॉन्फ्रेंस इवेंट के लिए हैशटैग का ज्यादातर उपयोग होता है, लोगों को अवेयर करने के हिसाब से। गवर्नमेंट वगैरह है उसको भी कोई जैसे मांग है अपनी और वो पहुंचानी है, तो कभी कभी जो इस तरह का हैशटैग का वो अभियान चलाते हैं लोग बाग। अब यहाँ तक हमने जो सोशल मीडिया वगैरह के बारे में बातचीत की, अब हम बात करेंगे ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा के बारे में। ये अपने लिए थोड़ा ज्यादा काम का हो सकता है। हमने सोशल मीडिया के बारे में बातचीत कर ली और निरपेक्ष भाव से बताने की बात कही थी मैंने, तो जो जो भी मेरे जितना समझ, ये यहाँ जो लिखा हुआ है वो बता दिया। मैंने खुद का कहा भी, मेरे समस्या ये थी कि जैसे मुझे ऐसे लगता था, वैसे सही नहीं लगता था वो, अब मुझे रियलाइज होता है कि वो इतना ज्यादा सही नहीं था। बहुत बार अपन ऐसे सोचते हैं ना कि मैं जैसे उपयोग कर रहा हूँ सोशल मीडिया का, बहुत ज्यादा सक्रिय हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या, वो सोशल मीडिया की चीजें आएगी, और सोशल मीडिया पे ज्यादातर चीजें हैं जो वो थोड़ी डिस्टर्बिंग टाइप की है, तो मैं जब भी क्लास में आऊंगा तो वो चीजें जो शुरू हो जाऊंगी। पहले जो खूब समस्या रही थी क्रिकेट वगैरह के बारे में, मैंने कहा था कि भाई मैं क्रिकेट का मैच देखता था, तो मैं क्लास में आके हर जगह जहाँ भी उदाहरण लेना है लेके आके क्रिकेट का उदाहरण लेता था। तो बहुत बार इस कारण भी है जो कोई उपयोग नहीं करे, जैसे या कम उपयोग करे तो ज्यादा ठीक है, वैसे उपयोग है जो किया जाना चाहिए। मैं सारे विद्यार्थी हैं उनको ये कह रहा हूँ, जब नौकरी वगैरह लग जाओ या नहीं भी लगो, और किसी को लगता है कि हम तो चलाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, तो एक चीज हो सकती है उसमें, देखो किसी भी चीज का अगर हम जो कैसा उपयोग करें, तो वो चीज अच्छी भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी नॉलेज हो सकती है जो अपन सामान्य जीवन में जो कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा है जिसने वो पोस्ट डाली है, उससे हम अवेयर हो सकते हैं, थोड़ी बहुत हमारे अंदर ऐसी जानकारी आ सकती है जो नॉर्मली नहीं होती। जैसे यूट्यूब वगैरह है, अब यूट्यूब वगैरह है वो मेरा एकमात्र सोशल मीडिया है जहां से मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, और वो क्या है, क्या है बोलो। तो अब यूट्यूब है तो वहां से कैसे हम है जो पढ़ने में अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं, कैसे कम समय में ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं, ऐसी जो रिसर्च वगैरह के चैनल वगैरह होते हैं वो मैं देखता हूँ। वो काफी बार अपने जो फायदे का सौदा हो सकता है। और बहुत सारे टीचर वगैरह हैं किसी भी टॉपिक पर राय रखते हैं जैसे अपनी, तो उससे अपन थोड़ा प्रॉपर वे में अवेयर हो सकते हैं। जैसे मान लो अखबार में एक न्यूज आई है, उसी न्यूज पर किसी टीचर ने जो बात की है 10-15 मिनट के लिए,
तो ज्यादा समझदारी का काम कौन सा है? न्यूज ही पढ़ के छोड़ देना है यूट्यूब पे अगर उसका है वीडियो देखना, क्योंकि वो वहां पर खुद की जो समझ है, अनुभव है, उसको उसमें ऐड करके और आपको बताएगा, तो फिर ज्यादा प्रॉपर चीजें हो सकती है। तो अगर किसी के पास सोशल मीडिया का अकाउंट है तो क्या करना बोलो, कैसा उपयोग करना उसका? सकारात्मक उपयोग करना है। ऐसी चीजें, ऐसी पोस्ट वगैरह आती है जो आपका दिमाग खराब करती है, तो उसमें ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड, यूट्यूब में आता है ये। किसी प्रकार का स्पेशल टाइप का कोई वीडियो वगैरह वो रिकमेंड करता है आपको, तो उसमें 3 डॉट रहते हैं साइड में, उस पे जाओ, उसमें वो आएंगे ऑप्शन, उसमें क्या करना है अपने को, नॉट इंटरेस्टेड। अब 2-5 बार जैसे उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया तो वो आपको शो ही नहीं करेगा। और बहुत बार ये होता है कि कुछ चटपटी चीजें ऐसे डाल डुला के कोचिंग वाले ये भी कर देते हैं, तो अपने को जिनाइन कौन सा है उसका थोड़ा सा रिसर्च करके पता लगाना, कौन है जो वो साइंटिफिक बात कर रहा है, प्रॉपर जो चैनल है वो चल रहा है, तो उसमें क्लास वगैरह। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जैसे यूट्यूब में टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो 2 लाइनें पढ़ाएंगे और फिर विज्ञापन, फिर 2 लाइनें पढ़ाएंगे कि इसको सब्सक्राइब लो, ये कोर्स ले लो, ये किताब आ गई, ये मार्केट में और हमारी किताब में सब मिल गया। बहुत बार ऐसे तो दिमाग खराब हो जाता है यार, एक बार कह दिया हमने, सुन लिया भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया है, मतलब उसको 50 बार कहेंगे एक क्लास। बहुत बार उनको अपने को आगे थोड़ा रोक देना चाहिए, हालांकि थोड़ा एक आध होना भी चाहिए अपने। अभी जैसे जीरो है तो वो भी गलत है, क्योंकि स्टूडेंट है वो बहुत बार क्या हम इसमें ये मेथड होता है, जैसे हमें कोई चीज याद करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ना रिवीजन, तो वो क्या रिवीजन करवाते हैं बार बार ताकि इसको याद रहे और ये जो अपना कम से कम ये काम कर ले, उनके फायदा रहता है उसका। तो किसी के पास सोशल मीडिया प्रोफाइल है अगर, और जब बनाओ तब भी, तो उसका कैसा उपयोग करना है, सकारात्मक। और किसी बहस में कभी नहीं उलझना, जैसे हो सकता है ना कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती और उसके कोई गुणगान करके उस पर डाल दे, उस पर जाकर कमेंट करने की, उसको ऐसे करने की, "अरे, ये तो गलत है, ये इसकी आवश्यकता अभी नहीं है"। जब आप ऑथोराइज हो जाओगे, जब ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर आप कोई बात लिख रहे हो तो सामने वाले को माननी पड़ेगी, पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ेगी, उस समय फिर ऐसे कर सकते हैं। बाकी जब तक पढ़ रहे हो तब तक है जो सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर 1 घंटा भी आपका जैसे चला गया, और सबसे खतरनाक जो चीज इसकी है ना वो क्या है, जैसे अपना जो दिमाग है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, माइंड क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी छोटी सी भी घटना है ना, कोई एक फोटो भी आपने देख लिया ना, उसका जो अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा असर होता है, वो अपने दिमाग में जो स्पेस क्रिएट, क्या क्रिएट करता है, स्पेस। इसीलिए तो होता है कोई ऐसी सामग्री है, जैसे अब वो जैसे स्टूडेंट लाइफ में एज ही यही है, 20-22 साल मैक्सिमम, इधर मानेंगे 20-25 साल, 15 साल से 25 साल के बच्चे हैं जैसे, बहुत बार दिमाग उनका एक तरीके से ब्लॉक टाइप ही हो जाएगा, क्योंकि खूब सारी ऐसी है जो सामग्री वहां मिल जाएगी सोशल मीडिया पे, जिसका एक स्टूडेंट के उस समय जो उसका दिमाग है उसको नेगेटिव वे में ले जाने के लिए खूब स्पेस क्रिएट करने का मतलब समझ गए। कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, उसको अगर आपने देखा है, सुना है कुछ ना कुछ, तो फिर वो आपके दिमाग में रहेगी। और बहुत बार ये होता है, साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, जैसे कम से कम एक स्टूडेंट तो है जिसने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो हमारे जो मन है उसके भी प्रकार हैं ऐसे, एक अवचेतन मन होता है, क्या होता है, अवचेतन मन। तो वो चीजें कहाँ चली जाती है, अवचेतन मन में चली जाती है, फिर जब भी हम सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उसमें वो कहीं ना कहीं आने लग जाती है, पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब करती है। हालांकि जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है जैसे, वो चीजें जो चलती रहेगी, लेकिन उनको जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम ये कर सकता है। तो ये बहुत थोड़ा सोच समझ के इसका उपयोग करना है। और बाकी मैं कह रहा हूँ कि सकारात्मक उपयोग अगर कोई विद्यार्थी करे तो उसको काफी फायदा भी हो सकता है। अब बात करते हैं अपन ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा के बारे में। अब ये है जो विद्यार्थी के हिसाब से ही है, जो सारे स्टूडेंट है उनके लिए, तो भाई आप किसी कोचिंग में जा नहीं सकते भौतिक रूप से, जैसे कोई स्टूडेंट सोचे कि मुझे रीड की तैयारी करनी है, जयपुर जाना है, तो भाई 1,00,000 1,50,000 रुपए की व्यवस्था पहले स्टेट करनी पड़ेगी। 8-10 हज़ार रुपए नॉर्मली आप वहाँ रूम वगैरह पीजी वगैरह आते हैं, तो एक प्रॉपर वे में जहाँ मतलब दुख पाके रहो तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है खर्चा। और कोचिंग वगैरह भी है ऑनलाइन, तो वहाँ कितना किराया वगैरह, फैकल्टी, सारी चीजें जो आजकल महंगी हैं, तो वहाँ भुगतान करना पड़ेगा। अब आपके पास सुविधा है तब आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन आता है, वो आता है कौन सा, ऑनलाइन एजुकेशन का। अब इसमें क्या बेनिफिट है कि आप वो सेम टीचर जो वहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा पढ़ाई गई क्लास है, वो रिकॉर्डेड है और आपको कहाँ मिल जाएगी, उनके कोचिंग की ऐप पे मिल जाएगी। और वही एजुकेशन है जो क्या कहलाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन कहलाएगी, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, ई लर्निंग कह सकते हैं। क्लियर है ना ये बात? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित पीसी का उपयोग करके, वैसे अपन जो नॉर्मली जो भी ऐप वगैरह कोर्स खरीदते हैं तो अपन पीसी वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, अपन तो मोबाइल में चला लेते हैं, मोबाइल के ऐप आने लगे, ऑनलाइन कंप्यूटर लैपटॉप पर भी अपन क्लास देख सकते हैं। एक अच्छे लर्निंग ई टूल की सहायता से आप घर में अपनी कक्षा बना सकते हैं क्या, घर पे रोज। बहुत बार क्या होता है, ऑफलाइन स्टूडेंट इसीलिए जाते हैं, और ऑफलाइन जाना एक तरीके से
मान लो 1000 में से कोई एक स्टूडेंट हो सकता है जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहे, जब वो भौतिक रूप से जो संपर्क में नहीं है, बातचीत नहीं करता, तब भी बहुत कम। बाकी तो ऐसे होता है कि जब हम घर पे पढ़ रहे हैं तो हमारे पास फैसिलिटी है, जैसे मान लो थोड़ा सा मतलब उगने लगे हम, तो हम जो उसको बंद करके और थोड़ा और जो भी गतिविधि करने लग जाएंगे। ऑफलाइन कोई चला गया है तो वो कितना ही उबे चाहे कुछ भी हो, जब तक क्लास चलेगी तब तक है जो उसको वहाँ बने रहना। तो बहुत बार ये थोड़ा सा अलग अंतर हो सकता है इसका। बाकी मान लो कोई जैसे गृहिणी है, खास तौर से लड़कियों की ये समस्या आ सकती है, जैसे दो लड़कियां हैं, साथ हो गया तब तो कोई कोचिंग वगैरह है, तब भी कोई समस्या नहीं है। मान लो जयपुर जाना है, अब कोई साथ नहीं है, तो बहुत बार घर वाले ऐसे मन में डर जाते हैं कि यार समस्या आएगी, क्या है, कैसे रहेगी। उनके लिए है जो ये बहुत वरदान हो सकता है। और बहुत सारे हैं जो आजकल उदाहरण अपन देखते भी हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम वगैरह हैं उनको जो लड़कियां बहुत प्रॉपर वे में ऑनलाइन एजुकेशन से ही है जो क्रैक कर देती हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री आपको जो किस रूप में मिलती है? वीडियो, सबसे मेन तो यही है, वीडियो के रूप में। इसके अलावा जैसे स्लाइड शो हो गए, वर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब वही हो गया हम जो पढ़ते हैं वर्ड में, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो मिल जाती है। ई लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से संवाद करने के लिए वेबिनार वगैरह लाइव ऑनलाइन कभी कभी चलता है, लाइव क्लास भी चलती है यूट्यूब वगैरह पे। ई लर्निंग एक किफायती थोड़ा फायदा रहता है इसमें अक्सर। और ऑनलाइन वगैरह अगर ये यूट्यूब वगैरह में पढ़ते हैं तो क्या है, फ्री है, जो विद्यार्थी को उनकी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद प्रभावी रूप से ज्ञान अर्जित करने, कैरियर को आगे बढ़ाने और नई योग्यता या कौशल हासिल करने के लिए बढ़िया मौका देता है। अब कोई ये जो लिखा है ना, बहुत बार हम अभी इसको समझते नहीं है, लेकिन इसको समझना चाहिए। हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने क्लास में जो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका हो सकता है कि नौकरी, सरकारी नौकरी से बायोंड अगर काम करने का। जैसे मान लो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं अपन, किसी को सिलाई सीखनी, क्या सीखनी है बोलो, तब भी ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल वगैरह डालती रहती है, मतलब बढ़िया 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 है जो इस प्रकार के वहाँ अपने को मिल सकते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई लड़कियां हैं वो वहाँ उसको फॉलो कर सकती हैं, व्यवसाय के रूप में नहीं, अपने खुद के ही नॉर्मल जीवन के लिए भी वहां से अपन मेहंदी वगैरह लगाने के ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दुनिया भर की चीजें हैं जो वहां से अपने को जो नया कौशल, नई स्किल है वहां से मिल सकती है। नए कुछ अपडेट वगैरह आते हैं, वो जानकारी जो वहां से अपने को मिल सकती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम करता है, जैसे एसी वगैरह ठीक करने, उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल वगैरह हैं जो वो वहाँ डाल देते हैं। तो वहां से कोई भी व्यक्ति है जो क्या हासिल कर सकता है, नया कौशल हासिल कर सकता है ऑनलाइन सीख कर। समझ में आएगा ये बात? स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट में क्या हो गए हैं विद्यार्थी? एक बढ़िया लाइन लिखी है इन्होंने, इन दिनों विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग और इंटरनेट में क्या हो गए हैं, निपुण हो गए हैं। तो उनके लिए जो ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना है तो बहुत ईजी है। आराम से वो जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन संचार, यहाँ से उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या है। और बहुत बार ये भी होता है कि हम संपर्क में रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई पढ़ने में समस्या आ रही है तो हम उसको अवगत करा सकते हैं, जो भी अपने टीचर वगैरह हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनको। आजकल पारंपरिक तरीके से सीखना है तो थोड़ा सा क्या हुआ है, महंगा हो गया है और ज्यादा टाइम भी लगता है, और परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ई लर्निंग है वो धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ रही है, पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प बनता जा रहा है। और इसमें बहुत सारी ये चीजें भी हैं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा जो बढ़िया ये है वो, अब मान लो किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, तब उसके थोड़ी समस्या आ सकती है। बाकी अगर ये सुविधाएं हैं तो फिर वो काफी ठीक रह सकता है उसके। अब ये ऑनलाइन कोर्स वगैरह होते हैं उसके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर जैसे सबसे पहले है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मूक। क्या बोलते हैं? मूक। वैसे मूक शब्द है, इसका मतलब होता है चुप, है ना, साइलेंट है, उसके लिए आता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत वायलेंट रूप में है। मैस्यू, मैस्यू का मतलब बड़े लेवल पर, ओपन का मतलब सबके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, और क्या अवेलेबल है, कोर्स, इसीलिए नाम हो गया मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम है मूक, ठीक है ना, जहाँ खूब सारे आपको जो कोर्स वगैरह मिल जाएंगे। वैसे इसका जो शुरुआत हुई थी वो दूरस्थ शिक्षा के मामले में शुरुआत हुई थी। दूरस्थ शिक्षा समझ गए, जैसे ओपन स्कूलिंग होती है, ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, वैसे वैसे ये काम है। 2008 में इसको स्टार्ट किया था, 2012 तक लगभग जितना टारगेट इन्होंने लिया था उस लेवल तक ये चले गए थे। यहाँ जो आपको रिकॉर्ड किए गए लेक्चर मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए चीजें मिल जाएगी। और समस्या सेट्स का मतलब ऐसे नहीं कि समस्याएं मिलेगी वहां, समस्या सेट्स का मतलब होता है प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन। मूक विद्यार्थियों, शिक्षकों और जो शिक्षक हैं उनके बीच में प्रभावी इंटरेक्टिव मंच भी प्रदान करता है। आप यदि किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह आती है तो उसको बता सकते हैं वहाँ। अब इसमें कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन कोर्स मिलेंगे? तो एक है एडएक्स, एजुकेशन एक्स के नाम से ये चलता है। और
ये कंपनी है जो ये प्रदान करती है दुनिया भर में है, जो बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी स्तर के कोर्सेज जो अवेलेबल करवाती है। नाम क्या है? एडेक्स। नाम याद रख लेना। यूडेसिटी के नाम से भी काफी फेमस ये चलता है, जिसके खूब सारे जो कोर्स मिलते हैं, विश्वविद्यालय आधारित पाठ्यक्रम। और ये जो आजकल जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए भी पाठ्यक्रम चलाते हैं। एक कोर्स एरा है, फेमस है। यह जो लाभकारी शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संगठन है और ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं। इसमें भी ज्यादातर जो कोर्स होते हैं वो किस लेवल के होते हैं? विश्वविद्यालय। और इनको भी बता देखो कि जो बच्चा छठी सातवीं में पढ़ता है ऑनलाइन कोर्स वगैरह उसके लिए ज्यादा यूजफुल हो नहीं सकते। मोबाइल वगैरह का ज्यादातर उपयोग करते हैं वो कौन कौन से बच्चे करते हैं? जो कॉलेज वगैरह जाते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और इसमें बड़े लेवल पर भौतिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मानविकी हो गई, चिकित्सा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, व्यवसाय, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, सबके ऊपर है जो कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब जिसको जिस फील्ड में जो पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हैं। खान अकेडमी का नाम सुना होगा। ये गैर लाभकारी शिक्षण संस्थान है। एक तो वो खान सर है, वो आजकल जिनके केस वगैरह चल रहे हैं, गोलियां छोड़ रहे हैं इधर उधर, कोई कह रहे हैं खान सर रंगा सियार है, बाहर क्या कहता है अंदर क्या है मामला। तो वो वाले खान सर नहीं है, ठीक है। ये एकेडमी जो अलग है। अपने एक वैसे सुना हो तो अपने टोंक के भी एक सर हैं, उन्होंने जो शुरू शुरू में जब ऑनलाइन ये चल रहा था सिस्टम 2015-16 के समय, काफी सारे ऐसे ऐप वगैरह बनाए थे। तो वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। गैर लाभकारी का मतलब क्या होगा बोलो? गैर लाभकारी का मतलब क्या होगा? पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। ऐसे समझ लो बस। एक सरल और सुलभ मंच है जो प्रदान करते हैं और यूट्यूब वीडियो व्याख्यान के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। एकेडमी शैक्षणिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की वगैरह ये कुछ है जो आपको पढ़ना है, तब ये चीजें जो आपको मिल जाएगी। वैसे ये ज्यादा फेमस उन्हीं के नाम पे हो गया है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। आजकल उनके एक बिंदु एजुकेशन करके कोई है, उनके और उनके बीच में थोड़ा सा माहौल है जो खतरनाक लेवल पे चल रहा है। और कोचिंग सेंटरों के जो बड़ी समस्या है, होता भी है अपने अभी सोएपुर में ऐसा है कि बहुत ज्यादा है नहीं, और अपन भी इस लेवल पर काम कर नहीं रहे हैं कि कंपटीशन में आ जाए। बाकी ज्यादातर ये होता है कि कोचिंग सेंटर है वो आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, मतलब आलोचना करेंगे भयंकर लेवल पे कि वहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, फिर दूसरा कहेगा वहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है। एक दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाने का ये प्रयास करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एजुकेशन फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में कोलेबरेट करना है जो ज्यादा ठीक रहता है। वो जैसे दोनों कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो दोनों है जो जब भी, जैसे बात नहीं करनी चाहिए लेकिन बात करते हैं अपन, क्योंकि ये विषय है जो विद्यार्थियों से और कोचिंग से जुड़ा हुआ है। तो दोनों की समस्या क्या आ रही है? वो कह रहा है भाई वहां से हम बढ़िया पढ़ाते हैं, वो कह रहा है कि हम सस्ता पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। अब उन दोनों को आपस में करना क्या चाहिए? जब आपस में मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों का लास्ट एंड फाइनल एंड जो टारगेट है वो तो क्या है? विद्यार्थियों को भला करना है। तो विद्यार्थियों को भला ज्यादा सही हो सकता है, क्योंकि हर एक टीचर है वो हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है खान सर है जो करंट जीके उनमें बढ़िया हो, और वो जो उधर सर पढ़ा रहे हैं हो सकता है वो किसी सब्जेक्ट विषय में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि उनके स्टूडेंट ज्यादा वो खतरनाक लेवल के हैं और रिजल्ट भी काफी ठीक है जो दे रहे हैं। तो वो अगर आपस में मिल जाए, जैसे मान लो कि ये बेच है मेरे स्टूडेंट है जो तुम पढ़ाओ, और कोई एक बेच है जिसमें वो स्पेशल है थोड़े से, तो भाई ये स्टूडेंट है जो मेरे पास भेज दो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि हम बात कर चुके हैं बाजारवाद की, है ना, क्या है बाजारवाद है, तो उसमें ये चीजें चलती रहेगी। और पीछेगा कौन? विद्यार्थी है, उसको नुकसान है। क्योंकि एक शिक्षक है जो मानसिक रूप से अगर किसी भी तरह की समस्या में आ गया है, और मानसिक रूप से उसके दिमाग, जैसे हमने बात की कि माइंड में ये चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, हम वहाँ बंदूकें वगैरह चल गई है तो खान सर के दिमाग में ऐसे थोड़ी जो बस मस्त नींद आ जाएगी, उनके दिमाग में वो चीज चलेगी कि भाई ये चीज हो चुकी है, तो अब ये घटना है जो आगे भी बढ़ सकती है। विद्यार्थी हैं जो कहीं कोई ऐसा, अब बहुत बहुत जगह ये होता है कि बार बार से जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है, ऐसी घटना होने के बाद मीडिया है उसकी नजर रहेगी खतरनाक। अब वो ध्यान रखेंगे कहीं भी कोई फॉल्ट मिला हो उसको उठाएंगे तुरंत, यार भाई देख ये चीज है, तुम यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हो। बहुत बार ये चीजें हैं जो समस्या बन जाती है। तो इस कारण से अपने को ज्यादा है जो इन चीजों में उनको नहीं पढ़ना चाहिए वैसे। और कोई स्टूडेंट ऐसे मत समझ लेना कि मैं जो उनकी आलोचना कर रहा हूँ। जो भी एक टीचर है कोई प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके खुद के उद्देश्य होंगे, लेकिन अंतिम रूप से तो किसी स्टूडेंट का तो भला करने का ही प्रयास कर रहे हो, तो वो अच्छी बात ही है। आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, अब कौन से पोर्टल के बारे में बात करनी है अपने को? राजस्थान सरकार के आजीविका पोर्टल। अब आजीविका का मतलब ये हो गया कि अपने को रोजगार चाहिए, तो रोजगार कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए भी सरकार ने पोर्टल वगैरह बना रखे हैं। तो उसकी बातचीत शुरू करते हैं अपन। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग ने जो नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है, और इसको जो इस प्रकार से एड्रेस कर रखा है।
वेबसाइट का नाम थोड़ा सा ज्यादा ही भारी लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना। इसको अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो क्या है, इसको अब डोमेन वाला वापस रिवीजन करते हैं। प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या है, सब डोमेन है, डब्ल्यू है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये किसका नाम है, डोमेन नाम। यहाँ तक डोमेन नाम है, ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट लिख दिया। और इंटरनेट, आई एन इंटरनेट को बताता है। वेबसाइट उपयोग में लिया जा सकता है। अब ये एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड और राजस्थान सरकार। एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी हो गई, लाइवलीहुड का मतलब ये हो गया आजीविका। रोजगार विनियम अधिनियम 1959 और 1960 के प्रावधान है, उनके तहत भी ये काम किया है। नौकरी तलाशने वालों को स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में यहाँ से जानकारी देती है। अभी जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्वरोजगार योजना एक गवर्नमेंट ने चलाई, नाम सुना है क्या, 18 से लेके और 45 वर्ष तक के। ये क्योंकि हम राजस्थान जीके में आगे बढ़ेंगे, रीट वगैरह की जो भी तैयारी करोगे तो उस कारण से बात कर रहा हूँ मैं। 1 लाख जनों को जो सरकार क्या देगी, लोन देगी। क्या, 1 लाख व्यक्तियों को क्या देगी, लोन। और ये है जो 12 जनवरी को शुरू किया था। कब शुरू किया था, 12 जनवरी को। 15 तारीख को, 15 जनवरी को इसकी टोटल वो जो डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह आया था। और 22 जनवरी से है जो इसके आवेदन शुरू हुए थे। ये एक योजना है। अब ये योजना है, किसी विद्यार्थी को जैसे जानकारी चाहिए इस योजना के बारे में कि क्या है, कितने लाख रुपए का लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होना चाहिए। जैसे कोई कंपनी वगैरह हमने बढ़ा रखी है तो उसमें 51% स्टेट है वो होना चाहिए इस एज ग्रुप के अंदर के किसी युवा का, तब उसको है जो वहाँ लोन मिल जाएगा। कंपनी वगैरह भी होगी तब भी। तो ये जानकारी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा कौन से पोर्टल पे, अभी जो हम बात कर रहे थे, आजीविका पोर्टल पे। समझ में आ गई ना बात। SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग, सरकार की ज्यादातर चीजें इन्हीं के लिए चलती, मतलब ज्यादा नाम आता है, आता नहीं आता, बोलो। नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए जो विशेष योजनाएं वगैरह यहाँ मिलेंगी अपने को। स्किल्ड मेन पावर डेटा का विलय है जो वहाँ एक तरीके से कौशल पूल हो गया है। RKCL, अभी जो हम पढ़ रहे हैं RICIT, ये भी यही चला था। RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमने बात की थी। और इसके अलावा ये अभी नाम आया, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और एक नाम सुना होगा, अरे बोलो ना, ITI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI का अंग्रेजी में फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं, बताओ देखो। एक आई का तो इंस्टीट्यूट होगा ये तो फिक्स ही है ना। और एक आई का इनिशियल होगा। और टी का क्या होगा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण है तो ट्रेनिंग हो जाएगा। ऐसे थोड़ा अनुमान लगा के कर लिया करो। चलो, ये RKCL वगैरह का ध्यान रखना। ये तीनों ही है जो कोशिश करते हैं कि हम जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल, जैसे कोई स्टूडेंट RICIT कर लेगा, उसको बहुत प्रॉपर वे में अगर वो RICIT कर रहा है तो क्या क्या है जो व्यवसाय कर सकता है, मतलब छोटा मोटा खुद की रोजगार या जीविका है वो चलाने के लिए क्या काम कर सकता है, क्या बताए। ई मित्र चला सकता है एक तो, है ना। ये मैंने उदाहरण दिया भी था क्योंकि मैंने जब शुरू किया था कोर्स उस साल में, जो कौन है जिन्होंने कोर्स किया था, हेमराज जी, वो भी चलाते हैं ई मित्र और सबसे बढ़िया चला लेते हैं। और बताओ देखिए, हालांकि उनको पढ़ना चाहिए था, वो उस समय अकोला स्कूल के टॉपर थे, लेकिन बहुत बार होता है ना कि घर की परिस्थितियां, कभी ये जो हमारा संपर्क भी इस प्रकार का हो गया था कि वो हो गए पढ़ाई से डिस्टर्ब, लेकिन ठीक बात है। और क्या कर सकते हैं, चलो एक ये हो गया ई मित्र। हालांकि ई मित्र में अभी एक समस्या है, कोई एक प्लान मत बना लेना। ई मित्र गवर्नमेंट ने अभी है जो व्हाट्सएप पे वो अनुमति दे दी, मतलब व्हाट्सएप से ही अपन सारा ई मित्र का काम है जो कर लेंगे। वो जो भी विभाग है वो व्हाट्सएप पे अपने से कम्युनिकेट करेगा। ये थोड़ी एक टेक्निकल समस्या हो रही है, हालांकि हो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी ये विषय है। और क्या कर सकते हैं बताओ। RICIT करके क्या व्यवसाय किया जा सकता है, क्या काम किया जा सकता है, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, हम जो टाइपिंग वगैरह का काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, छोटा मोटा एंट्री मैनेजमेंट वगैरह का छोटा मोटा काम कर सकते हैं। तो अपने कोचिंग में जो पेपर वगैरह टाइप करने हैं, जैसे मान लो वो रिटर्न में लाके दे दिए तो मैम ये टाइप करो, तुम टाइप कर रहे हो तो उससे है जो काम चल सकता है। तो इसके लिए वर्ड वाला सही सीखना पड़ेगा ना, मार्कशीट वगैरह है वो तैयार करनी है, एक्सेल सीखना पड़ेगा। जैसे अपने टेस्ट का रिजल्ट आता है तो एक्सेल में आता है पूरा एकदम व्यवस्थित जमा हुआ कि स्टूडेंट के किस में कितने नंबर आए, कितने गलत किए, कितने सही किए, वो सारा पूरा वो एक्सेल में करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे राज ई ज्ञान के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान हो गया है, ई ज्ञान का मतलब बोलो ना।
राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की अवधारणा को एग्जीक्यूट करने के लिए शैक्षिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री है जो अवेलेबल रहती है। इस सामग्री के रूप में जो स्कूल स्तरीय सामग्री, पाठ, पावर पॉइंट, एनिमेशन और क्लासें रिकॉर्ड मिलेगी। ऑडियो ई पुस्तक छात्रों, परामर्शदाता, शिक्षाविदों और अभिभावकों को प्रदान की जा रही है। ई ज्ञान पोर्टल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में विकसित किया गया है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम मिल जाएगी। देखा भी होगा अपने, वो एक एक ऐप चला था ना थोड़े दिनों पहले, अभी चलता ही है वो। उसमें कोर्स होते हैं सबसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब। कौन सा होता है? मिशन ज्ञान, नाम सुना होगा, मिशन ज्ञान का नाम सुना होगा, वो इसी के अंतर्गत। ये मूल रूप से राज्य बोर्ड के स्कूल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण ई शैक्षिक सामग्री का एक मात्र स्रोत होता है। पोर्टल है ई ज्ञान राजस्थान, और आप यहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार का ये फोटो वगैरह उसका आता है तो ये देख लेना, किसी को अगर लगे कि भाई यहाँ से भी हमें कोई अपने परिवार वगैरह में है जिससे उसकी मदद हो सकती है। उच्च तकनीकी शिक्षा पोर्टल, उच्च और तकनीकी शिक्षा है उसके लिए भी अलग से पोर्टल बना रखा है इन्होंने, और उसके लिए HTE वाला है जो पोर्टल है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत DC कॉलेज शिक्षा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टरी है। और पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा वगैरह उन रिलेटेड सारी चीजें जो अवेलेबल करवाता है। आप वहाँ पर है जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपनी, छात्रवृत्ति वगैरह है वो भी यहाँ से मिल जाती है। IIT द्वारा मुक्त पाठ्यक्रम, अब एक तो होता है ITI और एक होता है IIT। जब मैं कोटा गया था पढ़ने को उस समय, तो वहाँ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट है जो IIT वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, तो वहाँ एक सर है जो ऐसे मतलब वो चुटकुला वगैरह के रूप में सुनाया करते थे, हमें पढ़ाते थे, वीरेंद्र सर ही। तो वो उनके कोई एक मिलने वाला है ना। तो बहुत बार ये होता है ना कि ITI और IIT है, इसको बोलने में बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, हो सकता है ना, संभावना है, शुरू शुरू में अपन सीखते हैं। तो ITI तो बहुत अलग चीज हो गई, अभी हमने जैसे बात की थी वो, और IIT है ये बहुत अलग चीज है। तो उनका वो कोई मित्र वगैरह है या उनका कोई लड़का होगा, तो उसने कहा कि मेरा IIT में एडमिशन हो गया और मैं एडमिशन लेके आया हूँ। तो वो एकदम कंफ्यूज हो गई, यार ये ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा मिठे मिठे में हुआ और ये है वो है। वो सामने वाले हैं जो उस पर रिएक्ट प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, और वो सर कह रहे हैं कि यार मुझे कहा ही नहीं, इतना कम तैयारी करनी, कब इतना बढ़िया कर लिया, और तुम तो यार रबड़ते फिरते थे वो जी। फिर बाद में उनको समझ में आया कि वो एडमिशन एक्चुअल में हुआ किसमें था, ITI में हुआ। इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, जो NPTEL के नाम से जाना जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हालांकि इसको भी नाम चेंज कर दिया, MHRD पहले इसको बोलते थे अपन। एक प्रोजेक्ट है ये जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस हो गई, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मानविकी में ऑनलाइन वेब और वीडियो पाठ्यक्रम के माध्यम से आप है जो ई लर्निंग कर सकते हैं। साथ जो IIT है और IISc बेंगलोर है, अभी ये जो 96 नंबर पे रहा था अपना, पूरी दुनिया के जो कॉलेज वगैरह है उनको रैंकिंग दी गई थी, तो उसमें सब्जेक्ट वाले मामले में कौन से नंबर पे रहा था? IISc बेंगलोर 96वें नंबर पे रहा था, मतलब भारत का पहला नंबर है वो दुनिया में 96वें नंबर पे है। अपने यहाँ थोड़ी हालत खराब है इंस्टीट्यूशन वगैरह की। और कोई भी ऐसे वो पोर्टल वगैरह होते हैं तो उनके पहले पेज को बताने के हिसाब से ये है जो फोटो है। NPTEL एक पाठ्यक्रम निर्माण कार्य है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और प्रमुख सहयोगी विश्वविद्यालयों के सिलेबस पर है जो ये साइंस इंजीनियरिंग वगैरह है उसके लिए कोर्स तैयार करते हैं, इन लर्निंग सामग्री तैयार करने वाले। स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रदान करने वाले संस्थानों के छात्रों और संकाय को ध्यान में रखते हुए वीडियो एवं वेब आधारित ई कोर्स है जो डेवलप किए हुए हैं। आप वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करके और उनका फायदा उठा सकते हैं। एक है स्वयं पोर्टल, क्या नाम है बोलो? स्वयं। एक जैसे हमने मूव देखा था ऐसे ही ये स्वयं है, इसका भी है जो फुल फॉर्म बनता है, स्वयं का भी ध्यान रख लेना। नाम से वेबसाइट है जो स्वयं के नाम से ही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा है जो ये स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक और इंजीनियरिंग, कानून, अन्य व्यवसाय कोर्स सारे के सारे लगभग इसमें कवर कर दिए। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, एक्सेस है ये विद्यार्थियों को, है ना, पहुंच है, बराबरी है, सबको समान रूप से वहां मिलना चाहिए मौका, और गुणवत्ता, क्वालिटी को हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लोगों को जो बढ़िया एजुकेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाना और अच्छी शिक्षा देना। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम की सामग्री 4 प्रकार की है। वीडियो व्याख्यान है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और रीडिंग सामग्री है जो स्पेशली प्रिंट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए दे देंगे।
परीक्षा और क्विज के माध्यम से आत्म मूल्यांकन। बहुत बार ये होता है, कभी भी हम कोई जैसे विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसे है कि हमने एक बार उसको बढ़िया से समझ लिया, उसके बाद दूसरी बार और जो मेन मेन बातें हाईलाइट कर लिया, एक बार नोट्स बना लिए, एक दो बार और रिवीजन कर लिया। अब उसके बाद भी हमें लगता है कि ये टॉपिक है जो अपने को और अच्छे से क्लियर करना है, तो उसके लिए फिर अपने को क्या करने पड़ेंगे, उसके पीवाई की और क्विज हल करने पड़ते हैं। ये सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल रहती है। संदेह का समाधान करने, किसी प्रकार की कोई जैसे हमारे समस्या आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो उसको जो यहाँ सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। हालांकि प्रमाण पत्र चाहने वाले छात्रों को जो थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी रहता है, थोड़ा शुल्क देकर वो वहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पर। ओपन रिसोर्स या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, तो अभी हम बात कर रहे थे वो स्वयं स्वयं है जो भारत सरकार का लगभग सब प्रकार के। अब उसमें थोड़ा ध्यान रखना, जैसे रीट वगैरह में ये आ सकता है कि भाई ये पूरी तरह से निःशुल्क है, प्रमाण पत्र भी निःशुल्क है, ऐसा ध्यान रखेंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको वहां पर क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपने स्पेशल बात थी, उसमें ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं ओपन रिसोर्स या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक सेवा आधारित मॉडल है। जैसे देखा होगा 15 का तो वो अपने गूगल ड्राइव भी देता है, 15 GB का स्टोरेज देता है। उसमें अपन ईमेल वगैरह है उसको सेव करके रख सकते हैं। डेटा का प्रबंधन और रखरखाव उसमें होता है। डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप लिया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं को जो इंटरनेट के जरिए अवेलेबल रहता है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रदाता डेटा को उपलब्ध और सुलभ रखने के लिए भौतिक वातावरण को सुरक्षित और चालू हालत में रखने के लिए जिम्मेदार है। संगठन और लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रदाताओं से भंडारण क्षमता खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं। ये होता है एक, अभी जैसे गूगल में आपको चाहिए ज्यादा ड्राइव में, तो वहां पर आपको जो महीने के जैसे 150 रुपए का अलग अलग उसमें रहता है, जितने ज्यादा जीबी खरीदोगे उतने ज्यादा भुगतान करना, हर महीने का भुगतान करना। और ये फिजिकली इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगा जो भी कंपनी है वो। और इसके बारे में जो कहीं अखबार वगैरह में ऐसे पढ़ा होगा, ये जो डाटा है ना इसको स्टोर करके रखने के लिए जो बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे कंप्यूटर लगते हैं। और ये जो डाटा है उसको स्टोर करके रखते हैं, उसमें एक समस्या आती है टेक्निकल, कि डेटा जब स्टोर होता है आगे पीछे डाउनलोड होना अपलोड होना है, तो बहुत ज्यादा वो चिप वगैरह है वो गर्म होती है करना, और उसको कूल रखने के लिए फिर वहाँ कूलर वगैरह चलाने पड़ते हैं, तो काफी ज्यादा पानी है उसका कंजप्शन होता है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या है। जितना हम रील बनाते हैं, रील, वो रील है जो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है, तो वो स्टोर होती है वहां पर, इसके कारण है जो पानी है वो खर्च होता है। बहुत कुछ को लगेगा यार इसका तो कहीं 1% कनेक्शन नहीं था, उसका भी जोड़ दिया कि पानी है वो बर्बाद होता है। और ऐसे नहीं कि भाई लीटर 2 लीटर पानी खर्च खर्च हो रहा होगा, लाखों करोड़ों लीटर पानी है जो उसमें बर्बाद होता है। क्योंकि अपने को लगता है ना, अपने पास में एक मोबाइल होता है छोटा सा, उसको भी घंटे 2 घंटे लगातार चलाते हैं तो थोड़ा लगता है ऐसे कि मोबाइल है जो गर्म हो रहा है, ऐसे लगता है क्या? तो फिर दुनिया भर में कितने वीडियो, कितनी दुनिया भर की चीजें, डेटा है जो स्टोर होता है। राज ई वोल्ट, अब और बात करते हैं अपन, ये डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके लिए है, नाम है क्या, राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जा सकता है। ये पोर्टल है जो आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र वगैरह है उसको डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है, इसलिए ये कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को थोड़ा कम करता है। अपनी जो मार्कशीट वगैरह है वो इसमें सेव रखी जा सकती है। नाम है क्या, राज ई वोल्ट। नाम ध्यान रह जाएगा इसका, ये इस प्रकार का लोगो होता है। और काम क्या है तो याद रह जाएगा, ये अपने जितने भी दस्तावेज है, आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र वगैरह है उनको डिजिटली है जो सेव करके रखता है। गूगल ड्राइव, नाम सुना गूगल ड्राइव का? ये लंबे समय तक स्टोर, लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं तो वो जैसे आईडी डालेंगे उसमें वो वापस रिस्टोर हो जाता है डेटा। गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज जब भी आए ना, तो मान लो हमारे पास मोबाइल है उसमें हमने क्लाउड स्टोरेज है जो खरीद रखा है, तो भौतिक रूप से वो मेमोरी है जो हमारे पास नहीं है, जैसे मोबाइल में नहीं है, इसमें सेव है, वो कहीं एक ऐसी जगह सेव है जिसका संभाला है जो कोई और कर रहा है, और जब भी हमें आवश्यकता है तो हम वहां से प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्लाउड स्टोरेज। जैसे बादल में सेव है, मतलब ऐसे मान लो, जब चाहिए तब वापस मिल जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन बिल्डर सहित सारी सेवाएं हैं जो अपन यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। आपके पास पहले से गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से जो गूगल ड्राइव तक पहुंच सकते हैं। आपको बस drive.google.com पर जाना है और उसको गूगल ड्राइव सेवा है उसको इनेबल करना है बस। निःशुल्क और एक सीमित स्टोरेज, ये ध्यान रखना, निःशुल्क असीमित स्टोरेज लिख के और प्रश्न में कंफ्यूज कर सकता है। ये स्टोरेज जो सीमित रहता है, आजकल जो मिलता है वो कितने जीबी मिलता है, 15 GB, ठीक है। अपने फोटो, वीडियो, दस्तावेज, फोटोशॉप फाइलें आदि हैं जो यहाँ संग्रहित रख सकते हैं। ये इस प्रकार का फोटो देखो मोबाइल में आता है, ये एक साइड में ऐप के रूप में आने लग गया वैसे आजकल। और किसी चीज को जैसे लंबे समय तक डाउनलोड करके रखना है, ऐसे लगता है कि मोबाइल हम चेंज करेंगे
फिर भी ये चीजें होनी ही चाहिए अपने पास, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह ये, तो उसको अपन कहाँ सेव करके रख सकते हैं, गूगल ड्राइव पे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये भी क्या है, क्लाउड स्टोरेज बेस्ड जो सर्विस है, और वो सेम काम जो उधर करता है वो काम ये करेगा गूगल ड्राइव वाला। ये 8 और 10 में जो यूज होता है, जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके लिए भी जैसे मान लो आपको जो नौकरी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है। और आपको लगता है कि भाई मेरे में ये कैपेबिलिटीज है और किसी व्यक्ति को अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए तो मैं जो अवेलेबल हूँ, तो आप है जो वहाँ क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। नौकरी मिलने से पहले प्राय नौकरी हेतु साक्षात्कार वगैरह की आवश्यकता होती है, सफल होने पर नियुक्ति मिल जाती है। आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी देख सकता है। नौकरी के लिए पहला कदम एक प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार करना। क्या तैयार करना होता है, ज्यादातर है जो प्राइवेट सेक्टर में ये होता है, और सरकारी है उसमें ऐसे होता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म वगैरह, तो वो एक तरीके से आपका रिज्यूम ही हो गया, उसमें वगैरह क्वालिफिकेशन सारी चीजें जो वो क्लियर कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने तो कहीं रिज्यूम में बताया नहीं, तो वो रिज्यूम ही है फॉर्म भरना। उसके बाद ऑनलाइन जो पोर्टल वगैरह है उस पर उपयुक्त नौकरी के लिए आप रजिस्टर करके आवेदन कर सकते हैं, और योग्यता और पात्रता के हिसाब से आपको वहाँ नौकरी मिल सकती है। रोजगार विभाग राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ने भी ऐसा सेटलमेंट कर रखा है, एक पोर्टल है वो बना रखा है, तो बेरोजगार युवकों और हितधारकों द्वारा है जो अ, देखा जा सकता है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड अभी हम देखे हैं ऊपर इनाम का है। ऐसे राज्य के नागरिक जिनको नौकरी की जरूरत है स्वयं को वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, रिक्तियां होने पर वे आवेदन कर सकते हैं। नियोक्ता के पास है जो आपका टैलेंट पूल, मतलब जो भी लोग बाग वहाँ रजिस्टर कर रखे हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी, और जो उनके अनुकूल लगेगा उसको वो नौकरी दे देंगे। राजकीय विभाग है जो समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्गों के लिए रोजगार मेलों का संचालन भी करते हैं। पोर्टल बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नाम सुना, अरे नाम सुना होगा ना, इंटर्नशिप के लिए जाना है किसी स्कूल वगैरह में, 3500 रुपए 4000 रुपए लगभग उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। बीए वगैरह कर रखी है अगर किसी ने, शिविर वगैरह लगाते हैं इस प्रकार से, जहाँ अपन है जो अलग अलग विभाग के लोग वहाँ जाएंगे और अपन वहाँ अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, नौकरी हासिल कर सकते हैं। लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट, जैसे नौकरी वगैरह है उसके बारे में अभी अपने राजस्थान में तो भयंकर लेवल पे ट्रेंड है, 4-5 राज्यों में ज्यादा ही है, बिहार वगैरह है, ये अपना यूपी हो गया, राजस्थान तो है ही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का मतलब जैसे आदमी हो भगवान बन जाता है, उसके बाद उसको मतलब मान लेते हैं ऐसे कि ये अब आज से प्रभु है ज्यादा। हालांकि नौकरी ज्यादा सही है या व्यवसाय करना ज्यादा सही है, बताओ। गवर्नमेंट को भी अब धीरे धीरे अक्ल आ रही है, तो वो ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे व्यक्ति है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। ज्यादा सही क्या है बोलो, अरे बोलो ना। अभी कोई है जो मन में ऐसे हीन भावना मत पाल लेना कि हम मतलब नौकरी करेंगे तो नौकर हो जाएंगे क्या। उसकी देखो अपनी एक मतलब सुविधाएं वगैरह होती है, उसका फायदा होता है, आकर्षण होता है, इस कारण से उधर जाते हैं। बाकी ज्यादा बेस्ट तो क्या है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन आप किसी के गुलाम नहीं है। बाकी सरकारी नौकरी जैसे लग गया, सरकारी नौकरी में क्या है, आपका स्वाभिमान है, किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकता। मतलब ये है कि कोई उधर मतलब आप आपसे जो भी सीनियर अथॉरिटी है वो डिस्टर्ब है, दिमाग में संभावना है कि ज्यादातर का मिलेगा ऐसा, तो बहुत बार आपको बहस करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा है आपको पता है अच्छी तरह से कि ये चीज गलत है, फिर भी उसमें जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि जैसे मैं अभी बात करना चाहूँ तो मैं जो ये नौकरी लगाऊं पढ़ाने के लिए, मेरे को पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा दूंगा, तो पढ़ाने के अलावा आपको इतने काम होंगे, रोज साग लाने, मतलब वो मिड डे मील का प्रभारी बना दिया जैसे, तो बहुत बार ध्यान रखना है, ये है उसकी डाक बनानी है। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे को मतलब टेबलेट लेनी पड़ती है, वो जो डाक बनाने का लास्ट दिन होता है 31 तारीख, तो इतना मतलब दिमाग है जो आपका खराब हो जाएगा हद से ज्यादा। ये सरकारी नौकरी में वो चीजें, व्यवसाय है तो उसमें वैसे इसमें भी होगा खराब, लेकिन वहाँ सारी चीजें आपके नियंत्रण में होगी। लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट्स, अब ये कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की वो वेबसाइट वगैरह है जहां पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है नौकरी.com, क्या नाम है बोलो, नौकरी.com। और अपने यहाँ नौकरी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, अपने यहाँ एक समस्या है, क्योंकि नौकरी में है ना अंतिम रूप से जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, ये फायदा है। कुछ भी गड़बड़ हो रही है सरकारी नौकरी में, स्कूल हल्ट की तो वह सरकार की, तो वहां का वजह अपने कोई लफड़ा नहीं है। कुछ भी हो गया जैसे तो वो अंतिम रूप से, अब जैसे मान लो आपका खुद का व्यवसाय है, वहां कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी तय है, 100% आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपने यहाँ ज्यादातर लोग बाग नौकरी में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं लेना चाहते हैं क्या, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। जिम्मेदारी जिसने उठा ली फिर कोई समस्या नहीं, वो आदमी है फिर तो, फिर सारी चीजें जिंदाबाद रहेगी।
हालांकि इसका मतलब कोई ये विचार मत कर लेना कि नौकरी नहीं लगना, उसमें उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान है। तो जैसे मैं जो शुरू शुरू में इस बात का विरोध करता था कि ये जो गलत है, जो टीचर है उनको ऐसे उलझाना नहीं चाहिए, और फिर मेरे जो और दूसरे दोस्त वगैरह हैं वो कहते थे कि नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं उनको पैसे कितने मिलते हैं बता। अगर इस काम को करने के थोड़ा दूसरा काम करने में इतनी ज्यादा अगर सरकार भुगतान कर रही है, इतनी छुट्टियां दे रही है, अनाप शनाप सुविधाएं हैं, इतने बीमा वगैरह और जो भी दुनिया भर का फायदा है आपके, तो वो बढ़िया है ना। तो इसीलिए फिर वो काम चलता रहता। दोनों बातें हैं देखो, नौकरी डॉट कॉम है ये सबसे बड़ी है जो ऑनलाइन नौकरी पोर्टल वाली कंपनी है, ध्यान रख लेना। आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, केमिकल, केमिकल है ना, केमिकल हो गया, मेडिकल हो गया, हेल्थ हो गया, फार्मा। फार्मा का मतलब क्या, दवाइयाँ वगैरह जो बनाती है ना कंपनियां, वो उसको बोलेंगे अपन क्या, फार्मा। बाकी सब समझ में आ रहा है, मार्केटिंग समझते हैं सब? जैसे अपने कोचिंग है, अब इसकी मार्केटिंग करनी है तो इसके लिए भी बहुत सारे है जो वो रहता है, अपन उनको जो नौकरी पे लगा सकते हैं। और जो भी संभावित क्षेत्र है, कंपनियां हैं, उनका एक बड़ा नेटवर्क होता है। नौकरी डॉट कॉम 97 से काम कर रही है क्या बात, इसलिए सबसे बड़ी है। वहाँ आप रिज्यूमे वगैरह भेज सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं कहीं पर अगर है नौकरी तो। मॉन्स्टर डॉट कॉम या फाउंड इट, ये भी है जो जॉब वेबसाइट है, इसको ध्यान रख लेना, नाम क्या है, मॉन्स्टर डॉट कॉम, या इसको फाउंड इट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फाउंड फाउंड इट पोर्टल है जो इस प्रकार का होता है, यहाँ आप अपने लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं। फाइंड फाउंड का मतलब क्या है, ढूंढना होता है, उसको नाम मॉन्स्टर भी दे रखा। एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स के लिए जो सभी क्षेत्रों में संभावनाएं प्रदान करता है। मॉन्स्टर नाम है, उसको अब क्या कर दिया, फाउंडर के। मॉन्स्टर का मतलब तो क्या होता है गलत होता है ना, राक्षस। टाइम टाइम्स जॉब्स डॉट कॉम, ये भी एक पोर्टल है, नाम क्या है, टाइम्स जॉब्स डॉट कॉम। दूसरे समूह की सहायक कंपनी है, तेजी से टाइम्स समूह की एक सहायक कंपनी है जो तेजी से भारत में सिर्फ नौकरी साइटों में से एक बन रही है। नौकरी चाहने वालों और नौकरी प्रदाताओं के लिए अवसर है जो यहाँ उपलब्ध रहता है। मतलब आपको नौकरी चाहिए तब भी इसमें ऑप्शन आ जाएगा, और आप जो नौकरी करना चाहते हैं, मतलब आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप एक कंपनी चलाते हैं, आपको नौकरी करने वाले लोग चाहिए तब भी यहाँ मिल जाएगा। दोनों के लिए फायदा है। नेशनल कैरियर सर्विसेज, एनसीएस, ये है जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। किसकी है, प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। कैरियर संबंधी सारी सेवाएं यहाँ मिलेगी, और नियोक्ताओं को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से है जिसको शुरू किया गया, और एनसीएस के नाम से इसकी वेबसाइट भी है। आगे हमें बात करनी है ऑनलाइन आवेदन जमा करना। अपन कोई भी एग्जाम वगैरह देते हैं तो अपने को एग्जाम वगैरह से पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बारे में यह जानकारी है, ऑनलाइन आवेदन जमा करना। राजस्थान सरकार ने एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की अनु, अनुदान वगैरह के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। पंजीकरण की सूचना प्रदान करने के लिए, आवेदन करने के लिए एक अनूठी पहल की है, और इसके लिए पोर्टल है राजस्थान डॉट गवर्नमेंट, ये पहले देख चुके हैं अपन। ओरिजेंटल मेनू पर स्थित सर्विसेज लिंक पर क्लिक करें और विभिन्न विभागों में आवेदन जमा करें पर क्लिक करके अपन वहां जा सकते हैं। जो भी अपने को जानकारी वगैरह चाहिए वो जो वहाँ फीड करनी है, और आप जो आवेदन आपका हो जाएगा। आवेदन में ज्यादातर जो एग्जाम लेते हैं, जैसे एक कर्मचारी चयन बोर्ड है जो रीट वगैरह का एग्जाम लेंगे, और एक बड़े लेवल पर जो भी एग्जाम अपना आईएएस हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह है, तो एसआई वगैरह, तो इसके लिए आरपीएससी एग्जाम करवाती है। तो सरकार की विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन है जो यहाँ भर सकते हो इसके पोर्टल में, और आपका एग्जाम कब होगा, परिणाम क्या है, चयन वगैरह की लिस्ट वगैरह सारी सूचना यहाँ मिलेगी। ये आरपीएससी का जो होम पेज है वो है, जहाँ पर आपको सारी सूचनाएं वगैरह, नया नोटिस वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू वगैरह चाहिए आपको, एग्जाम के बारे में सिलेबस वगैरह चाहिए, वो सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी डॉट राजस्थान के नाम से इसकी वेबसाइट है, ठीक है ना। आरपीएससी ऑनलाइन पोर्टल किसी भी सरकारी व्यक्ति के कुशल और सुरक्षित प्रबंधन के लिए डेवलपमेंट किया गया है, और ऑनलाइन सिस्टम उम्मीदवार के आवेदन को हर चरण को ट्रैक करता है, स्टेटस दिखाता है, एसएमएस वगैरह मेल भेज के उन्हें एग्जाम सेंटर का आया उसका मैसेज आता है अपने, वो सारी कहानी। और हम जो आवेदन करते हैं तो उसका जो प्रिंट आउट ले सकते हैं, पोर्टल से एक पीडीएफ रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, रिसिप्ट भी मिल जाती है, सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं वहां से, प्रिंट कर सकते हैं उसको। और इसके अलावा और भी जो भी मतलब पीवाईक्यू वगैरह अपने को चाहिए तब भी यहाँ मिल जाएंगे अपने। ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, आरएसएसबी। आरएसएसबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड इस अभी एक बहुत बड़ी भर्ती करवा रहा है बोर्ड, अगर किसी को जानकारी हो तो, कॉलेज एसोसिएट टीचर,
तो वो कॉलेज में पढ़ाएंगे 2850 रुपये, नहीं 28,500, 2850, 28,500 रुपये ऐसी कुछ सैलरी है, 5 साल तक के लिए फिक्स है वो। गवर्नमेंट ने जो बहुत गड़बड़ काम कर रही है, लेकिन अब है कॉलेज में क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते नहीं है, क्लासेस रेगुलर लगती नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोच लिया है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वालों के सपनों पर कुठारा घात है, लेकिन है तो है, क्या करें। उसका पेपर भी ये करवाएगा, बाकी अपने किसका पेपर करवाता है, रीट का पेपर करवाता है ना। रीट के अलावा अपना सीईटी वाले जो पेपर है वो भी यही करवाता है। सीईटी के बारे में छोटी मोटी ये जो न्यूज वगैरह आई भी है अभी, शायद अक्टूबर वगैरह में ऐसे करवाने के लिए करें। और कल परसों में अपने रिजल्ट भी देगा, परसों देगा सर, रीट रीट का नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जो यहाँ जानकारी मिलती है। एक है डिजिटल हस्ताक्षर, ये भी अपने को ध्यान रखना, एक इनक्रिप्टेड कोड होता है। जैसे अपने बार कोड और स्कैनर ये होता है ना, ऐसे कैसे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उस पे वो राइट का निशान है, उसमें इनक्रिप्टेड कोड होता है, उसको लगा देते हैं ना, उससे अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो कागज जो वैलिड है या नहीं। इसको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बोलते हैं अपन, डिजिटल हस्ताक्षर को। मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बहुत बार होता है ना कि जैसे जयपुर का एक विभाग है, वहां से अपने को कोई एक सूचना है जो जैसे भीलवाड़ा में चाहिए, तो हाथों हाथ तो लेके कोई पहुंचेगा नहीं, तो वहां से वो पीडीएफ भेजेंगे, तो अब वो साइन करके कैसे भेजें, तो उसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर उसमें ऐड कर देते हैं, उसको अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, धोखाधड़ी वगैरह है उससे बच सकते हैं। ये इस प्रकार का राइट का निशान देखा होगा आपने, जो ये मूल निवासी एरिया बनाते हैं उसमें साइड है ना, वो डिजिटल हस्ताक्षर होता है। एक है राज ई साइन। राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, डिजिटल हस्ताक्षर में अपने यहाँ वैध किया गया है किसको, राज ई साइन। ये राज ई साइन का सिस्टम चलता है। इसमें क्या क्या फायदा है, तो आसान और सुरक्षित है, कानूनी तौर पर मान्य है, और लचीला और लागू करने में, एग्जीक्यूशन में बहुत इजी है, आराम से है, जो आईडी वगैरह है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फटाफट से सत्यापित भी कर देता है। और कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो सामने वाले तक पहुंच जाएंगे, सुरक्षित है, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको काम में लिया गया है, तो काफी ठीक बात है। आजकल अपने यहाँ जो सब जगह सारे विभाग है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ई साइन ध्यान रह जाएगा, एक थोड़ा ये मेमोरी ध्यान रखिएगा, अधिकारी कोई भी है उसको 1 GB मेमोरी है जो अवेलेबल करवाता है। अब प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं अपन। इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो ये तो सोशल नेटवर्किंग है, ये भी सोशल नेटवर्किंग है, ये अखबार वगैरह हो गया। और फ्लिपकार्ट क्या है इसमें, ई कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट के अलावा हम बात करें तो अमेजोन है, अमेजोन के अलावा और क्या है, हाँ इसमें स्नैपडील का नाम आया आया था क्या, और मीशो का नाम है जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं तो वो भी है। मीशो के अलावा एक और मैंने कुछ नाम बताया था, मिंत्रा, हाँ मिंत्रा है, और क्या है, ब्लिंकिट है, और क्या बता रहे हो इधर, शॉप, शॉपी है, शॉपसी, ठीक बात है। कुछ बेचने खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट क्या कहलाएगी, ई कॉमर्स साइट, लास्ट वाला सही हो जाएगा। मनोरंजन सोशल नेटवर्किंग में तो वो फेसबुक वगैरह आ जाएंगे, और सर्च इंजन में गूगल भी करिए पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो राजस्थान सरकार की कौन सी है, ई बाजार, ये पक्का याद रखेंगे, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, अभी बात की थी हमने, छोटा ब्लॉग है जो क्या होता है, ट्विटर होता है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो ये है जो जो बिजनेसमैन होता है वहां से किसके पास, कस्टमर के पास आता है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आप, तो बिजनेसमैन या व्यापारी है उससे, कंज्यूमर है उस तक पहुंचेगा। एम ओ सी सी, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, पहला ही सही हो जाएगा। एक स्वयं पोर्टल भी है, उसका भी ध्यान रखना। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है, फेसबुक है जो क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, बिल्कुल ठीक बात है। जॉब सर्च के लिए कौन सी वेबसाइट है, तो पहली है क्या, नौकरी.com है। इसके अलावा एक दो नाम और थे, उनके नाम याद रख लेना, क्या क्या नाम थे बोलो। एक तो नौकरी.com हो गया, जैसे सबसे बड़ा तो ये है, जैसे इसके अलावा भी तो और थे ना, टाइम्स जॉब्स, और कौन से हैं बोलो, फाउंडर है ना, मॉन्स्टर है उसका नाम, अभी सही कर दिया, फाउंडर कर दिया। और
दो तीन नाम थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। टाइम जॉब्स हो गया, फाउंडर हो गया, Naukri.com हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जो किस नाम से जाना जाता है? राज ई वोल्ट के नाम से। ई साइन, इसमें एक बार क्रॉस चेक करो। हाँ, वो तो अगर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है ना, स्टोरेज है तो वोल्ट ही कहलाएगा, ठीक है। और सिग्नेचर के लिए क्या है? राज ई साइन है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। तो ये क्या हो गया? सभी हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन है जो अपने को सही मानना है। हो गया क्या पूरा ये कंप्लीट? कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य